मेरे उसमें वो चला तेरे फोन में भी वो नहीं उड़ा रहा है। संजय उड़ा रहा शैलेंद्र जी नमस्कार। शैलेंद्र जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, हाँ, नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो ये लेंगे जब आएगा उसमें। सभी से अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट पर रखें। म्यूट पे जी, माइक म्यूट पर रखें जी शैलेंद्र जी। जिससे कि आपकी आवाज जी मीटिंग में दूसरों को डिस्टर्ब न करे। जी सर। शैलेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर हाँ आ रही है। शैलेंद्र जी जी चलिए ठीक है। आपकी अभी आवाज आ मीटिंग में रही है लोग डॉक्टर साहब। हाँ, अभी 2-3 मिनट है मीटिंग में शुरू करने में। जी जी 2 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं। 2 मिनट है अभी हमारे पास। ठीक ठीक ओके। सभी को नमस्कार। मुझे आपकी आवाज सर नहीं आ रही है। आप बहुत बहुत आपका स्वागत। नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही, अभी आ रही शैलेंद्र जी। जी 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 आपका बहुत बहुत स्वागत सर जी कोविड परामर्श प्रोग्राम में। जी जी।
बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर हम अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा डॉक्टर्स का आज का पैनल हमारे बीच में आ चुका है। सभी से अनुरोध है कि अपने माइक को म्यूट पर रखें, जिससे कि बोलने वाले डॉक्टर्स और व्यूअर्स को व्यवधान उत्पन्न ना हो। आप अपने माइक को अनम्यूट तभी करें जब आपसे कहा जाए। कोई भी 2 व्यक्ति एक साथ ना बोलें और इस बैठक का डेकोरम मेंटेन करें। शैलेंद्र जी, हम शुरू कर सकते हैं? जी, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। जी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस के गुप्ता हमारे बीच में हैं। डॉक्टर एस के गुप्ता, डॉक्टर आर्या, मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर नमस्कार, मैं अरविंद हूं आर्या सर। जी, नमस्कार। आ गए हैं आप? हैं? हाँ, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता जी से और पूछ लेता हूँ, फिर हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत। ओके ओके ओके। डॉक्टर एस के गुप्ता कुछ वक्त में अपनी मीटिंग हम ज्वाइन कर रहे हैं। आप चाहें तो हम शुरू कर सकते हैं प्रोसीडिंग सर? शुरू कर सकते जी हैं। जी जी जी, जी, बिल्कुल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सहगल जी, गायत्री मंत्र शुरू करें। धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र। ये उपस्थित इस वेब मीट के अंदर सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा हार्दिक नमन। अपना माइक म्यूट पर रखेंगे और मेरे साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। डॉक्टर शैलेंद्र, प्लीज बहुत बहुत कंटिन्यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आदरणीय स्वर्गीय श्री भोलानाथ विज जी की स्मृति में और चौपाल के तत्वाधान में हो रहे कुछ शैलेंद्र कोविड जी, आवाज परामर्श ब्रेक हो प्रोग्राम में रही है। सभी। आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? हेलो, ठीक आ रही है? आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है जी, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। वो शायद शैलेंद्र हो जी, सकता है डॉक्टर आपकी साहब। आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। जी, वो नेट कनेक्शन में शायद आपकी तरफ जी। कुछ इशू है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोगों को सही आ रही है। जी शैलेंद्र जी, ठीक आ रही है आवाज। नेट कनेक्शन डॉक्टर हरीश जी, अब आ रही है आवाज मेरी सही आपको? डॉक्टर हरीश गुप्ता हाँ जी, जी, बेटर जी। हाँ जी बेटर, ठीक है जी। आदरणीय स्वर्गीय श्री भोलानाथ विज जी की स्मृति में और चौपाल के तत्वाधान में आयोजित किए दोबारा जा ब्रेक रहे हो रही कोविड परामर्श प्रोग्राम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सही समय पर सही इलाज मिले, जिससे अनेकों अनेक जीवन बचाए जा सकें। इस भाव से हाँ जी। चौपाल के डायरेक्टर और रोहतास नगर के यशस्वी विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी ने कोविड परामर्श प्रोग्राम की शुरुआत की है। आज बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, आंध्र प्रदेश में सह प्रभारी, पूर्व में प्रचारक रहे, 2014 के लोकसभा चुनाव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कैंपेन मैनेजर रहे, यशस्वी और तेजस्वी आदरणीय श्री सुनील देवधर जी आज हमारे बीच में हैं। मैं चौपाल की पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, जो इस प्रोग्राम के सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आज हमारे एमिनेंट डॉक्टर्स के पैनल को इंट्रोड्यूस करें और आज के कार्यक्रम के बारे में सूचना दें। आदरणीय डॉक्टर हरीश गुप्ता जी। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का और हमारे सभी श्रोतागण, पार्टिसिपेंट्स का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की विषय है कि आज हमारे बीच में माननीय श्री सुनील विश्वनाथ देवधर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं और को इंचार्ज है आंध्र प्रदेश के, हमारे बीच में हैं। और जैसा भी शैलेंद्र जी ने बताया कि बहुत ही बड़े हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कैंपेन को भी वो पूरा संचालन कर चुके हैं। ऐसे विशिष्ट अतिथि को अपने पास बीच में आज उपस्थित होने के साथ हमारा
बहुत ही उत्साहवर्धन होता है। जैसा आप काफी अपने सब साथियों को ज्ञात है, इस प्रोग्राम का शुरुआत हमने इसी उद्देश्य से की कि जब कोरोना के केसेस दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और सभी जगह से कहीं पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा था, टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, दवाई नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी और पूरी दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल चरमरा गई थी। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो घर पे थे और उनको कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला ये नहीं था कि आपको कैसे उनको गाइड किया जाए। तो चौपाल ने दिल्ली मेडिकल फोरम के साथ एक पहल की कि हमने ये देखा इस बीमारी में कि 80 to 85% जो पेशेंट्स हैं, अगर उनको सही समय पे सही सलाह दी जाए, वो सही जांच करवा पाएं, तो वो घर पर रह के ही ठीक हो सकते हैं। तो उसी बारे में हमारा एक ये छोटा सा प्रयास है और हमें बहुत ही अच्छा सराहनीय इसमें पिछले 17-18 दिन से बहुत अच्छा इसमें सहयोग भी मिला। बहुत सुदूर एरिया से, रांची से और हैदराबाद से और दूर उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश से लोगों ने इसमें ज्वाइन किया और हमने कोशिश की कि हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा ये भी प्रयास है कि जो पेशेंट्स अभी भी, जिनको अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि अब उनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है, तो उनको टाइम पे सलाह दी जा सके, जिससे उनको कोई उनकी मॉर्बिडिटी और हम कहते हैं मोर्टेलिटी, जनहानि ना हो सके। पिछले दिनों हमने यही देखा कि जब बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर कैजुअलिटीज हुई, मृत्यु हुई, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि पेशेंट्स हॉस्पिटल में बड़े लेट पहुंच रहे थे और इतनी लेट जब उनका कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाती थी। और अभी भी आजकल जो ये एक ब्लैक फंगस का जो आजकल बहुत ही चर्चित विषय है, हम पिछले 2-3 दिन से इस पे बात कर रहे हैं, जो थर्ड लहर में बच्चों के ऊपर आने वाला विषय है, उसके बारे में भी हमने पिछले 2-3 दिन में बहुत ही विशिष्ट अपने विशेषज्ञों से इस बारे में सलाह की। हम समय समय पर ये आगाह कर देते हैं अपने सब श्रोताओं को कि किन प्रिकॉशंस का वो ध्यान रखेंगे तो बीमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी और टाइम पे इलाज मिल जाएगा। इसी बारे में हमारा आज भी प्रयास रहेगा। हमारे बीच में हमारे बहुत दो विशिष्ट विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर एस.के. गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और कोविड केयर के एक्सपर्ट हैं। पिछले पूरे 1 साल के अंदर उन्होंने इस बीमारी में हजारों लोगों को इलाज करा, उनको मदद की और इसी पूरी बीमारी के लिए उन्होंने गहन अध्ययन किया और पूरे विश्व भर के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ वो संपर्क में रहते हैं और हमें लेटेस्ट जानकारी वो मुहैया कराते हैं। हमारे प्रोग्राम में वो पहले भी सहयोग दे चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद आर्य हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइकेट्री, न्यूरो एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर के हेड हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एंड बिहेवियरल साइंसेज एभास के अंदर। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिन रात वो भी पेशेंट्स को आईसीयू में और हर जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे विशेषज्ञों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि का होना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं शैलेंद्र जी से कहूंगा प्रोग्राम को आगे चलाएं, आगे के कार्यक्रम चलाएं। शैलेंद्र बहुत जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चरेवेती चरेवेती यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुनील विश्वनाथ देवधर जी को कि वो कोविड परामर्श प्रोग्राम को अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री सुनील विश्वनाथ देवधर जी। जी डॉक्टर शैलेंद्र जी नमस्कार। आदरणीय विधायक जितेंद्र महाजन जी को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस कोविड काल में इतनी बेहतरीन पहल शुरू की है, जिसका लाभ मैंने सुना है कि सैकड़ों लोग उठा रहे हैं। और जब एक बार ये डिजिटल हो जाता है तब वो लाखों तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये बहुत ही जिसको समयानुकूल कहेंगे और समय की मांग को पूरा करना एक दूरदर्शी नेता का लक्षण है। और जिन स्वर्गवासी भोलानाथ विज जी के स्मृति में इसको कर रहे हैं, उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य अद्वितीय कार्य है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये एक ऐसा संगठन है कि जो ज्ञान, चरित्र और एकता का नारा देकर प्रखर राष्ट्रवाद जो छात्रों में लाने के लिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ऐसे कई सारे काम कर रही है। और विद्यार्थी परिषद ने भारत को कई बड़े नेता आज तक दिए हुए हैं जो वास्तविक में
जिन्होंने एक अनोखा कार्य इस देश के लिए किया। तो मेरा ये निवेदन है कि ये कार्यक्रम जो है ये अप्रतिम कार्यक्रम है, इसको और फैलाया जाए, इसमें अधिकाधिक लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। इसमें मेरा जो भी सहयोग लगेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और साथ में यहाँ पर आप एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाते हैं और वो डॉक्टर्स जो स्वयं आज की इस कठिन परिस्थिति में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं वंदन करता हूँ। वही नहीं तो जिनको इस देश ने आज कोरोना वॉरियर्स कहा है, ऐसे सभी लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो आप कल्पना कीजिए कि गए 1 साल में हमारे देश की क्या अवस्था हो गई होती। तो इस बात को हम लोगों ने हमेशा स्मरण में रखना चाहिए और इनके योगदान को हमने भुलाना नहीं चाहिए। आज सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेस्ड कोई है तो ये जो मेडिकल व्यवस्था से, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है। ये राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। ये ऐसे है कि इनको किसी काम को ना वो बोल ही नहीं सकते। जब देखते हैं कि सामने संकट में पड़ा हुआ एक व्यक्ति आया है, कोई डॉक्टर उसको ना नहीं बोल सकता, कोई वार्ड बॉय उसको मना नहीं कर सकता, कोई नर्स उसको ना नहीं कह सकती, कोई नहीं कर सकता। और इन्होंने जो कुछ काम इस देश में गए 1 साल से अधिक समय अब इस चीज को हो गया, जो इन्होंने किया है, ये इतिहास इसको हमेशा याद रखेगा। और इसको आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले लॉकडाउन कार्यकाल में इनका अभिनंदन करने के लिए, इनका धन्यवाद देने के लिए थालियां बजाने का अभियान किया था। और आपको याद होगा सारा देश, सब राजनीति भूलकर इन डॉक्टर्स का, इन पैरामेडिकल का स्टाफ हो या ये हॉस्पिटल का स्टाफ हो, इसमें स्वच्छता कर्मचारी भी है जो पेंडेमिक की स्थिति में भी घर से बाहर निकलकर इन्होंने काम किया। मैं तो कहूंगा पत्रकार जो हम तक ये सकारात्मक खबरें पहुंचा रहे थे, है, आगे रहेंगे, वो भी इन्हीं का हिस्सा है। इसी प्रकार से पुलिस और पैरामिलिट्री के फोर्सेस जो ऐसे समय में भी हम लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसे सभी को वंदन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो हमारी सेना के सारे फोर्सेस को एक दिन बताकर इनके ऊपर पुष्प वृष्टि, आसमान से पुष्प वृष्टि की थी। बैंड जो है आर्मी का लगाकर, मिलिट्री का, नेवी का लगाकर बैंड बजाकर इनका अभिनंदन किया था, आप सबको याद होगा। मैं तो कोई डॉक्टर हूं नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। तो मैं इस विषय पर बोलूंगा कि आज मैं अनुभव ये कर रहा हूं कि बहुत सारे युवा भी डरे हुए नजर आते हैं और फ्रस्ट्रेट हुए नजर आते हैं। और इसलिए आपने जरूर मेंटल हेल्थ इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन लोगों के रखे होंगे, और नहीं रखे आगे रखिए। बहुत अच्छे डॉक्टर्स आएंगे और आपको मेंटल हेल्थ इस विषय के ऊपर, ये जरूरी नहीं है कि आज जिनको कोविड हो गया है दे आर दी सफरर्स। देयर आर लैक्स एंड नॉट ओनली लैक्स, करोड्स ऑफ पीपल जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनको कोई संक्रमण आज तक नहीं हुआ है। हो सकता है उनको होकर गया है लेकिन उनको पता नहीं है, ये भी सत्य है। लेकिन ऐसे लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन, एक निगेटिविटी जरूर आई है। क्या होगा भविष्य, भविष्य गर्त में है, भविष्य अंधेरे में है। मुझे ऐसे लगता है कि इसके ऊपर हमने कुछ उपाय करने चाहिए। और उसमें सबसे पहला उपाय, हम सब जानते हैं, हम सब हिंदू है, हम सब भारतवासी है, तो हमारा अध्यात्म कहता है कि कोई भी व्यक्ति मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, इन 4 चीजों का मिलन एक व्यक्ति होता है। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा। अगर हम इन चारों चीजों को इस कोविड काल में अगर इंटैक्ट रखते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कोई निगेटिविटी नहीं आएगी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, और हम इस संकट की घड़ी में आराम से अपनी नैया को पार लेकर जाएंगे, समाज की नैया को भी पार लेकर जाएंगे। ये मन को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए, बुद्धि को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए, और अपना आत्मिक सुख हमें मिलता रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में उपाय है। और उन उपायों को नियमितता से कई जगह पर आप टीवी चैनल्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, मेरा सबसे पहला निवेदन है, निगेटिविटी फैलाने वाले मीडिया के 24/7 जो चैनल्स है उनको बंद कर दीजिए। बहुत कम ऐसे चैनल्स है जो पॉजिटिविटी या वास्तविक में कुछ ऐसे, जैसे आपने आयोजित किया है ना, वैसे कुछ इंटरव्यूज, कुछ साक्षात्कार मैंने डॉक्टर्स के देखे हैं कि जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और ठीक से सटीक जवाब कम समय में देकर
लोगों का प्रबोधन किया जाता है। अदरवाइज आप देखेंगे तो बस लाशें दिखाना, हॉरिबल जो चीजें हो रही है दिखाना, हाँ हो रही है, मैं मानता हूं हो रही है, लेकिन ये क्या जरूरी है कि ये मीडिया में दिखाना चाहिए? और जिन लोगों के साथ ये नहीं हो रहा है उनको ये डराना चाहिए? दिखाने का भी कोई तरीका होता है ना। आप आज देखते हैं किस प्रकार के की हिंसा पिक्चर में दिखाती है। एक गोली मारकर भी कोई हत्या दिखा सकते हैं, लेकिन किस तरह से चाकू से भोंक भोंक कर मारने का वो दिखाया जाता है, उसको उग्रता से एग्जैजुरेट करके दिखाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से कुछ चैनल्स, मैं स्टीरियोटाइप बात नहीं कर रहा हूँ, सभी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, या हर चैनल के हर कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा अगर कोई चैनल आपको दिखाई भी देता है ना, तुरंत उसको बंद कर डालिए। क्यों निगेटिविटी पाले? अधिक से अधिक क्वालिटी टाइम हम अपने परिवार के साथ कैसे बिता सकते हैं लॉकडाउन के कार्यकाल में? हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए जितने भी उपाय ये डॉक्टर्स हमें बताते हैं, जो बेसिक गाइडलाइंस है, उनका हम नियमितता से पालन करें। उनको हम लाइटली नहीं ले, बहुत लाइटली ले रहे हैं हिंदुस्तानी समाज। क्या हिंदुस्तानी, मैं सारी दुनिया के वीडियोस देखता हूँ, आम आदमी इन चीजों को बहुत लाइटली लेता है, और उसमें कोई धर्म का विषय नहीं है, कोई पूजा या मस्जिद या चर्च का विषय नहीं है। सब लोग एक तरह ही है, सब इंसान है, और सब लोग इसी प्रकार का व्यवहार करते दिखाई देते हैं। मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजर नहीं करते, सैनिटाइजेशन नहीं करते हैं, सामाजिक दूरित्व का पालन नहीं करते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। आज सब सोशल मीडिया में विपक्ष वगैरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कई चीजें कोसने का काम करता है, लेकिन हमने ध्यान में रखना चाहिए, मोदी जी ने कोई ऐसा समय नहीं छोड़ा कि लोगों को चेतावनी नहीं दी, आगाह नहीं किया कि कोविड नहीं खत्म हुआ है, कोविड है, कोविड वापस लौट कर आ सकता है, इसलिए सावधानी का पालन करें। यह बार बार लगातार प्रधानमंत्री जी पूरा साल बोलते आए, सभी प्रकार के उनके भाषणों में मास्क लगा हुआ रहता था, गले में लटकता दिखाई देता था। खैर वो तो ऐसे कमरे में लोगों को एड्रेस करते हैं जहां बहुत दूर कैमरा रहता है, वो अकेले रहते हैं, बोलते हैं। मैं भी अभी हूं तो बिल्कुल इसी तरह से, मेरे यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि जिसको मुझे संक्रमण लगेगा, इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है। अदरवाइज मास्क इज मस्ट, और मास्क कभी अपने जीवन की आदत बन जानी चाहिए, जीवन की। ये कोरोना गया, देखिए कोरोना के नए स्ट्रेन आ रहे हैं, और कल और कुछ आएगा, अब वो ब्लैक फंगस आ गया, मतलब कल क्या होने वाला है पता नहीं है ना। तो हमारे हाथ में क्या है? अपने आप को सुरक्षित रखना हमारे हाथ में है। और इसलिए जिन चीजों को दकियानुसी बताया जाता था एक जमाने में, कोलगेट हमारा मजाक उड़ाता था, खुरदरे दानेदार मंजन दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आज आप देखेंगे तो किस प्रकार से आयुर्वेद है, हमारा परंपरागत दवाइयां है, हमारी परंपरागत पद्धतियां, आहार की पद्धतियां है, उसको किस तरह से आज तवज्जो मिल रही है, महत्व मिल रहा है। और ये एलोपैथी वाले डॉक्टर भी अभी बता रहे हैं, नहीं भैया आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। थोड़ा अंग्रेजी शब्द अच्छा कर दिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हमारे पुरखों ने उसको प्राणायाम कहा था, और कोई उसमें फर्क नहीं है, और वो बहुत साइंटिफिक था, है और रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूं रामदेव बाबा जी को, जो उन्होंने प्राणायाम को ग्लोबल बना दिया, सारी दुनिया के सामने लाकर रखा, पर्दे के सामने आकर बैठे, कैमरे के सामने भक 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 किया, और दुनिया को बताया ये कपालभाति कीजिए, आप तेजस्वी बनेंगे। ये तो सब चीजें हमारे हाथ में है। रोज 45 मिनट, और जिस दिन आपको 15 मिनट जमेगा, आप 15 मिनट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, गर्म पानी पीजिए, तुलसी का सेवन कीजिए। देखिए घर के दरवाजे के बाहर तुलसी रखना हिंदुत्व है, हम कहते हैं, ये मोस्ट साइंटिफिक है। क्या है इसमें? आज तुलसी है तो आपके घर में शुद्धता है, घर में नीम का पेड़ है तो आपके घर में शुद्धता है, आपका इम्यून बढ़ाने के लिए, आपके एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बढ़ाने के लिए हल्दी का उपयोग हम लोग करते थे, हल्दी का चंदन का टीका लगाते थे। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, आप लोग यहाँ डॉक्टर्स आए हुए हैं। और एक चीज मैं कहूंगा, मेरी पार्टी ने बताया, जितेंद्र जी भली भांति जानते हैं, ये एकमात्र पार्टी है जो कोविड काल में पार्टी के नाते, केडर के नाते सेवा कार्य में नड्डा जी ने हमें रत रखा है। हमने करोड़ों लोगों को खाना खिलाया है, हम सड़क पर उतरे हैं, और आप देखेंगे तो देश भर में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निधन हुआ है, सबसे ज्यादा बीजेपी के एमएलए गुजरे हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी के एमपीज गुजरे हैं, पदाधिकारी गुजरे। इसका कारण भारतीय जनता पार्टी इस कठिन काल में सड़क पर उतरकर लोगों की सेवा कर रही है। उनको संक्रमण हो रहा है, जाहिर है, हजारों लोगों की आप सेवा करेंगे, कहीं ना कहीं ये दुष्ट हमारे शरीर में घुस जाएगा। लेकिन मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो,
तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। अनुरोध फिल्म में मन्ना डे का एक बहुत अच्छा गाना मेरे कॉलेज के जीवन में मैं देखता था। ये बहुत कुछ सिखा जाता है। कोविड में फंसे लोगों की सेवा कीजिए, पूरी सावधानी रखकर सेवा कीजिए, चुप मत बैठिए। आपको जरूर जिनके घर में मौत हुई है उनके साथ फोन पर बातचीत कीजिए ना। काउंसलिंग काउंसलिंग क्या होता है, आपको बहुत बड़ी पढ़ाई कर कर आएंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, उसका चार्ज करेंगे। लेकिन बी ए गुड लिसनर, उनकी एक बार फोन लगाइए और कैसे हालचाल है पूछिए। किसी के घर में 4 लोग गुजर जाते हैं, 8 दिन बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं रहता है। आप बनिए, फोन लगाइए, फोन पर बात कीजिए उनके साथ। कई बार हो जाता है कि जो गुजर जाता है ना, उसने 15 दिन पहले 1 लाख रुपया लोन लिया रहता है, परिवार को मालूम नहीं रहता है, और वो अचानक बाद में उनको फोन आता है, तुम्हारे पापा मरने से पहले मुझसे लोन लेकर गए थे। अब ऐसी कितनी सारी समस्याएं, क्योंकि करता धरता व्यक्ति कई चीजें घर में बताता नहीं है, टेंशन नहीं, इसलिए छुपा के रखता है। अचानक संकट में लोग पड़ जाते हैं। कम से कम बात करके उनका दुख तो हल्का कीजिए ना। इसलिए फोन पर बातचीत कीजिए, लोगों को पॉजिटिव चीजें सुनिए, बताइए, शेयर कीजिए। निगेटिविटी बिल्कुल मत फैलाइए, निगेटिविटी मत फैलाइए। फालतू एसएमएस और डरावनी तस्वीरें वगैरह कांग्रेस टूल किट बताते हैं ना, कि मुर्दों को बड़े करके दिखाइए, जलती हुई लाशें दिखाइए, इंटरनेशनल मीडिया में भेजिए। सब देशद्रोही लोग हैं, छोड़ दीजिए इनको, कोई सुनने वाला नहीं है, इनके बारे में सोचने वाला नहीं है। हम लोगों को पॉजिटिविटी, अनलिमिटेड पॉजिटिविटी फैलानी। एक आखिरी किस्सा बताकर मेरा विषय समाप्त करता हूं। एडिसन ने जब लाइट का साक्षात्कार किया, दिया, पहला दिया जब इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया, तब शायद कहते हैं कि 312वां वो एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ। किसी ने उसको कहा, अरे तुम्हारे 311 एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। तब एडिसन ने बताया, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे 311 एक्सपेरिमेंट्स जानता हूं जो करने से दिया नहीं जलता है। दैट इज पॉजिटिविटी। और हमारा देश हमेशा सकारात्मकता का देश रहा है, पॉजिटिविटी का देश रहा है। हमारे देश की पॉजिटिविटी हम बनाए रखें, और हमारे जीवन में, अरे अच्छी फिल्में देखिए यार, आप हंगामा देखिए, मालामाल वीकली देखिए, वेलकम देखिए, आप हंसेंगे, आप हंसेंगे, लोगों को हंसाएंगे। उसमें क्या है, अननेसेसरीली बहुत डिप्रेस करने वाली चीजें देखकर लोगों को डिप्रेशन में न डालिए, पढ़कर लोगों को डिप्रेशन में मत डालिए। पॉजिटिविटी फैलाइए, इतना ही मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है। मैंने घड़ी की तरफ देखा नहीं, जैसे आप सब लोग डॉक्टर्स हैं ना, वैसे बेसिकली आई एम ए टीचर, एमएससी बीएड हूँ, और मैं शिक्षक हुआ करता था संघ का प्रचारक निकलने से पहले। तो मुझे आदत थी कि 45 मिनट बाद जब बेल बजती थी तभी मैं मेरा बोलना बंद करता था। तो ये तो बहुत सज्जन लोग यहाँ बैठे हुए, इन्होंने कहीं डॉक्टर शैलेंद्र जी ने घंटी बिंटी रखी नहीं है दिखाने के लिए, देवधर जी आपका वक्त हो गया। तो खैर, मेरे ख्याल में मैं कुछ 5 मिनट ज्यादा बोला हूंगा तो क्षमा चाहता हूँ। आप सबको मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कभी भी संकट काल में आप मुझे जरूर याद कीजिएगा। दुख के घड़ी में याद कीजिए, सुख के घड़ी में भले याद करे न करे परवाह नहीं है, संकट में याद कीजिएगा। हम सब स्वयंसेवक आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे ओजस्वी और तेजस्वी आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुनील देवधर जी का इस मार्गदर्शन के लिए और कोविड परामर्श प्रोग्राम को आशीर्वाद देने के लिए पुनः धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि हम इस प्रोग्राम को, इस सेवा को आपके आशीर्वाद से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। ऐसा हम करने में सक्षम हो, ऐसी हमारी अपनी मन की एक अभिलाषा है, भाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुझे इसी अनुरोध करता प्रकार हूँ का कोई सेवा आदरणीय कार्य करने के लिए निकलना जी है, तो मैं थोड़ा आप लोगों से अनुमति चाहूंगा। और ये कोई रिकॉर्डेड ऐसा अगर कुछ होगा तो मुझे जरूर भेजिएगा। मैं इन सभी महानुभाव डॉक्टरों की बातें बाद में सुनूंगा। मैं अभी आप सबसे बस विदा सर, लेता हूँ। आपने आज हमारे प्रोग्राम में आके आशीर्वाद दिया, और सबसे बड़ी बात है, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और हमारे संचालक जी भी कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, आपने आज वही मैसेज हमें दिया। और जैसा आपने अभी बात की, 3 दिन पहले हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, उनसे आज मनोबल की जो इशू आ रहा है कि मनोबल कम हो गया है, नेगेटिविटी आ गई है, उसके बारे में पूरी परिचर्चा की थी। और उन्होंने हमारे सब श्रोताओं को बताया था कि कैसे हम इस कॉल में पॉजिटिविटी रखें, अपना मनोबल बना के रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और वही रोज जो बात होती है कि एक बुरा वक्त है, ये भी वक्त है, वक्त ही तो है, निकल निकल जाए। जाएगा।
आपके प्रेजेंस की, आपके मार्गदर्शन की बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज का प्रोग्राम शुरू करते हुए हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब, बाकी विषय हम डिटेल में लेंगे। आज जो रोज टीवी खोलते ही, अखबार को खोलते ही आज एक ही विषय, ब्लैक फंगस हर जगह हो रहा है। बस मैं आपसे हमने 2 दिन से ये विषय ईएनटी और आई वाले डॉक्टर्स के साथ डिस्कस भी किया है। मैं दोनों अपने विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. गुप्ता और डॉक्टर अरविंद आर्या जी से कहूंगा, आपने पिछले दिनों में अपने एक्सपीरियंस में ये कितने पेशेंट्स को ब्लैक फंगस का देखा है, और आप हमारे श्रोताओं का जो एक कह सकते हैं कि भय का वातावरण बन गया इसके लिए, उसको कम करने के लिए अपना एक बात कहें, और किन पेशेंट्स में ये ज्यादा हो सकता है, और इसको बचाव के हम किस तरह से इस जो बहुत ही भयानक एक बीमारी है, इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। पहले डॉक्टर एस.के. गुप्ता जी, फिर डॉक्टर अरविंद आर्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर एस.के. गुप्ता जी। डॉक्टर हरीश जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी और सभी उपस्थित श्रोताओं, मेरा सबको सादर नमन। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज मुझे एक वास्तविक टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है, ब्लैक फंगस। थोड़ा नाम जो है वो भयभीत करने वाला है, क्योंकि ब्लैक नाम से कोई भी चीज होती है थोड़ा डर पैदा करती है। मेरे से कहा गया कि डॉक्टर साहब आपने कितने केसेस देखे हैं। वास्तविकता में मैंने पिछले 5 दिनों में कोई केस नहीं देखा। अगर आप मेरे से पूछें तो आपने कितने केसेस सुने हैं, बहुत थोड़े। कितने मैसेजेस देखे हैं, बहुत सारे। सुबह से शाम तक मैसेजेस की छड़ी लगी रहती। आप सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने। सारे देश के अंदर कुल मिलाकर अब तक 8,000 केसेस ब्लैक फंगस के आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी है जहां सबसे ज्यादा केसेस हैं, गुजरात भी है, बिहार भी है, दिल्ली भी है। भय का वातावरण तैयार हो गया। लगता है कि सबको ब्लैक फंगस होने वाला है, कोरोना जाने वाला है और ब्लैक फंगस छोड़ के जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वो सतर्कताएं क्या क्या है हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, जो मन में भय का वातावरण हो गया है कि ब्लैक फंगस की दवाई बाजार में नहीं मिल रही है, सब लोग ब्लैक फंगस की दवाई किसी तरह खरीद करके अपने घर में रखना चाहते हैं। बिल्कुल अनुचित, बिल्कुल गलत। देखिए, जो फंगस की दवाई एम्फोटेरिसिन बी आया करती थी, ये फंगस के केसेस जो है साल में कभी एक आधा केस कोई ईएनटी सर्जन देखा करते थे, कई सालों में एक केस। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना की बीमारी के चलते इन केसेस की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है, जिसके वजह से इस दवाई की डिमांड एकदम ज्यादा बढ़ गई है। आप देखा एजिथ्रोमाइसिन की डिमांड भी बहुत बड़ी थी, आपने देखा कि आइवरमेक्टिन की डिमांड भी बहुत बड़ी थी। लेकिन इन सब की डिमांड को पूरा करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सक्षम थी, क्योंकि ये दवाइयां बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। लेकिन एम्फोटेरिसिन बी जो दवाई है, कुल भारतवर्ष की 3 कंपनियां बनाती हैं, माइलैंड, सिप्ला और भारत सीरम। ये तीनों कंपनियां बहुत ज्यादा मात्रा में दवाइयां नहीं बनाती हैं, क्योंकि इस दवाई की खपत बहुत कम थी। लेकिन पिछले दिनों से जब से डिमांड बढ़ी है, इस दवाई का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और 2-3 दिन के अंदर ये दवाई पूरी तरह से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी और किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं रहने की है। दूसरी चीज, अगर कुछ मरीजों के मन में ये शंका है, समाधान है कि हम क्यों ना कुछ एम्फोटेरिसिन बी लेकर के घर में रख लें तो हम शायद तकलीफ होने में बच जाएंगे, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल असत्य है। एम्फोटेरिसिन बी की दवाई कोई साधारण दवाई नहीं है जिसको कि आप अपने घर में प्रयोग में ला सकें। इस दवाई को खाया नहीं जाता, इस दवाई को इंट्रावीनसली यानी कि नस के द्वारा चढ़ाना पड़ता है, और इसको चढ़ाने में भी बहुत सतर्कताओं की आवश्यकता है। एक छोटे अस्पताल में, एक छोटे नर्सिंग होम में ये दवाई नहीं चढ़ाई जा सकती। इसके पहले लगभग 1 लीटर के करीब ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद इस दवा को ग्लूकोज में मिला करके देना पड़ता है, जब जाकर के दवा शरीर में पहुंचती है। अतः इस दवा को खरीद करके खामखा अपने घर में स्टॉक करने के प्रयत्न ना करें, इससे बाजार में एक आर्टिफिशियल कमी पैदा होगी। अब सरकार द्वारा एक बात कही गई है कि ये दवा केवल अस्पतालों को दी जाएगी और उन मरीजों के लिए दी जाएगी
जिन मरीजों को वाकई में इसकी आवश्यकता है। तो मैं ये समझता हूं कि इन बातों के द्वारा आपका जो भय का वातावरण है ब्लैक फंगस के बारे में वो कुछ कम हुआ होगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि कोरोना के किन मरीजों को ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा है। कोरोना के सभी मरीजों को ब्लैक फंगस नहीं हो रहा। आपने देखा कि दुनिया हमारे देश में लगभग 2 करोड़ के करीब कोरोना के केसेस हुए और उनमें से ज्यादातर ठीक भी हो गए, लेकिन ब्लैक फंगस के कुल केसेस की संख्या 8,000, यानी कि 10,000 मरीजों में एक ब्लैक फंगस का केस, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। लेकिन पिछले सालों के मुताबिक ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा भय का आतंक का वातावरण ऐसा बन गया लगता है। कुछ मीडिया द्वारा बात उछाई जा रही है, लेकिन सिर्फ लोगों को सतर्क करने के लिए। किन मरीजों को जो है ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा रहता है? जो मरीज बहुत ज्यादा, जिनकी डायबिटीज खराब हो गई है, जिनका ब्लड शुगर लेवल 400-500 चल रहा है और वो ये महसूस करते हैं कि उनका ब्लड शुगर तो आमतौर पे इतना ही रहता है, उनको इंसुलिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी मरीजों को चाहिए कि अगर उनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा चल रहा है तो वो अपने ब्लड शुगर को काबू में रखें। और काबू में रखने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो इंसुलिन के प्रयोग से परहेज ना करें। बहुत सारे मरीजों को इंसुलिन का प्रयोग करने में बड़ा परहेज है, बड़ा डर है कि एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो गया तो इसको बंद नहीं किया जा सकता, जो कि बिल्कुल असत्य तथ्य है। अगर आपको इंसुलिन की आवश्यकता है और आपके डॉक्टर ने ये कहा है कि आपको इंसुलिन लगाना चाहिए तो तुरंत आप इंसुलिन स्टार्ट करें। आप बल्कि इंसुलिन को 15-20 दिन के बाद रोक भी पाएंगे और इस ब्लैक फंगस के या अन्य किसी बीमारी के खतरों से बच भी जाएंगे। दूसरी जो खास बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मरीज अपने आप से खरीद करके, उनको आवश्यकता नहीं है तब भी डेक्सामेथासोन की, वाइसिलॉन की या मिथाइल प्रेडनिसोलोन की गोलियां ले रहे हैं, जिनको हम स्टेरॉइड कहते हैं। स्टेरॉइड्स की आवश्यकता हो तभी आप जो है स्टेरॉइड का प्रयोग करें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए करें। खामखा हाई डोज स्टेरॉइड लेना ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आपके डॉक्टर ने स्टेरॉइड शुरू किया है अगर आपकी आवश्यकता के अनुसार, तो इस दवाई को कुल मिलाकर के 5 दिन लेने की आवश्यकता है। जो लोग मरीज जो अस्पताल में भर्ती हैं उनको कुल मिलाकर के 10 दिन लेने की आवश्यकता है। इस तरह की दवाई को बहुत धीरे धीरे करके बंद करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये कुल मिला के 5-6 दिन लेनी पड़ रही है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको ये दवाइयां लेने के बावजूद जो है अगर फंगस हो रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। अब मैं बात डॉक्टर हरीश जी की तरफ मोड़ता हूं कि वो चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स अभी सिर्फ डायबिटिक हैं, क्या डायबिटिक के पेशेंट जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको भी आप ऐसा लगता है कि अगर उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उनको भी ये फंगस होने का खतरा है? ऐसे बहुत सारे लोगों ने, अब ये जो डायबिटिक हमारे इंडिया में बहुत हैं, अगर उनकी डायबिटीज भी अनकंट्रोल्ड है, जिसका आप एक लेवल बता सकते हैं जिसको हम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कहेंगे, क्या उनको भी बिना कोविड हुए ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, डायबिटीज जो है इस दुनिया में बहुत सालों से चल रही है। डायबिटीज कोई बीमारी कोई नई नहीं है और हमारे देश में नहीं है, विश्व भर में चल रही है। लेकिन ये जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस आया है, ये कोरोना की बीमारी के चलते हुए आया है। ऐसा क्यों है कि कोरोना की बीमारी के चलते ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया? क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को, जिन मरीजों में कोरोना हुआ है उनकी इम्यूनिटी के लेवल को बहुत ज्यादा कम कर देती है। और ये ब्लैक फंगस के स्पोर्स जो है वो आमतौर पे हवा में घूमते रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि किसी घर में ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, अचार के ऊपर फंगस लग जाती है, वो कहीं से बाहर से ला करके नहीं डालते उसके अंदर फंगस, लेकिन हवा में स्पोर्स तैरते रहते हैं। स्पोर माने छोटे छोटे कीटाणु, वो हवा में तैरते रहते हैं, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो शरीर में अगर नाक में चले भी जाते हैं तो बीमारी पैदा करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन कोरोना के चलते इम्यूनिटी शरीर की बहुत कम हो जाती है। जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, जो शरीर की सेल्स कोशिकाएं हैं जो कि इस फंगस को या इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को रोक देती हैं अंदर घुसने से, वो उसको रोक नहीं पाती। अब आपका प्रश्न ये था कि जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको जो है कोविड नहीं हुआ है और उनको भी ब्लैक फंगस होने के खतरे हैं क्या नहीं। ठीक है, मैंने ये कहा कि आप सभी को डायबिटीज अपनी पूरी तरह कंट्रोल में रखनी चाहिए। बहुत सारे कुछ 1-2 मरीज इस प्रकार के भी आए हैं
जो कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कभी कोविड नहीं हुआ और उनको ब्लैक फंगस हो गया या उनको संभावनाएं हैं या सस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे मरीजों के बारे में हम यही कहेंगे, क्योंकि कोविड जो एक ऐसी बीमारी है जो कि बिना किसी सिम्टम के भी, बिना बहुत हल्के से बुखार से भी एक दिन बुखार हुआ, उसके बाद जो है बुखार ठीक हो गया और मरीज ने कोई जांच नहीं करवाई, उसको लगा मैं ठीक हूं, लेकिन उनको एसिम्प्टोमेटिक कोविड था। इस तरह के मरीजों को भी ये ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं कुछ हो रही हैं और इस प्रकार के मरीज थोड़े बहुत देखने में आ रहे हैं। तो इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि सभी मरीजों को अपनी ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल में रखनी चाहिए। दूसरी बात जो विशेष तौर में मैं बार बार कह रहा हूं और मैंने अपने सभी मरीजों से कहा है कि अगर किसी को कोरोना हुआ है तो वो ब्लड शुगर की जांच अवश्य करवाए। और मैं मरीजों की तरफ से बहुत इसमें रेजिस्टेंस देखता हूं कि हमें तो शुगर नहीं थी जी, हमने अभी पूरा एग्जीक्यूटिव चेकअप करवाया था, हमारे शुगर कभी नहीं आए, हम तो घर में चेक करते रहते हैं। और हम कहते हैं नहीं भाई आपकी शुगर चेक की, तो उनको शुगर मिलती है 160, 170, 200, फिर उनकी दवाई चालू होती है। तो कृपा करके जो लोग भी आपके आसपास हैं जिनको कोविड आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है या कोविड के सिम्टम्स पॉजिटिव आए हैं, वो सब लोग अपनी अपनी शुगर की जांच भी करवाएं और कोरोना की जांच भी करवाएं। और अगर उनको शुगर आती है तो उसके विषय में नियमित रूप से परहेज करें, उसकी जो भी दवाइयां हैं आवश्यक वो दवाइयां लें, अपनी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ले रहे हैं उनकी मात्रा को कम करें, अननेसेसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने की आवश्यकता नहीं है और जल्दी से जल्दी उनको बंद करने का प्रयत्न करें। जी, डॉक्टर एस के गुप्ता का बहुत ही क्लियर कहना है इसमें कि जिन पेशेंट्स को कोविड होता है वो सिर्फ डॉक्टर के परामर्श के बाद ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लें, जिनको हम डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेकाड्रोन कहते हैं। अगर ये दवाई डॉक्टर के परामर्श के बिना ना शुरू करें और अगर शुरू करते हैं तो डॉक्टरी परामर्श के अंदर उसको जल्दी से जल्दी बंद भी करें, क्योंकि प्रोलॉन्ग लेने से, बिना वजह लेने से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, डायबिटीज बढ़ती है और हम ये ब्लैक फंगस के लिए भी एक ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म के जो ब्लैक फंगस भी होने का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, जो भी पेशेंट्स डायबिटीज के हैं अगर उनको कोविड नहीं हुआ, आजकल बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें एसिम्प्टोमेटिक कोविड होता है, पता नहीं लगता, तो सब ब्लड शुगर के पेशेंट्स को हमारी यही सलाह है कि अपने शुगर को बड़े स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखें, अपने डाइट का परहेज करें, थोड़ी वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें और अपने डॉक्टर के लगातार टच में रहें। अनकंट्रोल्ड शुगर बाकी प्रॉब्लम्स तो देती हैं, लेकिन एक नई प्रॉब्लम जो आजकल चल रही है ब्लैक फंगस, ये भी एक इशू है। अगर उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी, वो पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की सलाह में स्टेरॉइड लेंगे तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया हजारों में से एक को इसके होने की बात है, तो हम हजारों वो मरीज इस बात से अपने आप को मनोवैज्ञानिक तौर पर दिक्कत ना करें। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस भी पेशेंट को कोविड होता है वो एक बार अपनी ब्लड शुगर जरूर कराएं। कुछ पेशेंट्स जिनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है या जिनको बिल्कुल हम प्री डायबिटिक कहते हैं, वो भी कोविड होने के बाद डायबिटिक हो सकते हैं, तो एक बार अपनी ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं, जिससे ऐसा ना हो कि जिस दिन आपको ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाए तभी आपको पता लगे कि आपकी शुगर है। ये 3 बड़े अच्छे कैरी होम मैसेज हैं। डॉक्टर अरविंद आर्या, आप भी इस विषय पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर हम उसके बाद दूसरे विषय पे आएंगे। डॉक्टर अरविंद जी। जी सर, जैसे डॉक्टर एस के गुप्ता सर ने और डॉक्टर हरीश सर ने बताया है, इसमें हमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी है जो सभी श्रोताओं को समझना चाहिए कि जैसे ये म्यूकरमाइकोसिस, जैसे सर ने बताया, ये एक तरह का फंगस है जो कि नॉर्मली एटमॉस्फेयर में हमेशा रहता है। अब ये क्या है, क्योंकि हमारा कंट्री थोड़ा हॉट और ह्यूमिड कंट्री है, यहाँ पर इस तरह के जो वातावरण रहता है, इसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस की चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा, जो स्पेस होते हैं जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां गंदगी है, कूड़ा है, या फिर जहां पर बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, डस्टिंग नहीं हो रही है प्रॉपरली, ऐसी जगह पर म्यूकरमाइकोसिस होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब जैसे डॉक्टर एस गुप्ता सर ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पेशेंट्स को जिनका अंडरलाइंग ब्लड शुगर्स पहले से बढ़े हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है, तो इसमें जो भी व्यक्ति 35-40 साल से अधिक अवस्था के हैं,
जो भी लोग 40 ईयर्स के अबोव के हैं उनको बेसलाइन ब्लड शुगर्स, चाहे वो डायबिटिक स्टेटस उनका पहले था या नहीं था, उनको जरूर कराना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? इरेशनल यूज ऑफ द स्टेरॉइड्स। जैसे सर ने कहा डेक्सामेथासोन या फिर मेड्रोल, मिथाइलप्रिडिसोन, कोई भी ड्रग, बहुत सारे अभी मैंने देखा हूं कि काफी लोग मेरे पास ऑनलाइन फोन के थ्रू भी आए कि वो अपने आप ही दवाई ले रहे हैं, ना उनको डोज का पता है, ना उनको रिक्वायरमेंट का पता है, ना उनको ये पता है कि कब शुरू करनी है, कब खत्म करनी है, कितने दिन लेनी है। इरेशनल यूज की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी ब्लड शुगर्स अनकंट्रोल्ड है, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो रही है और उसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। तीसरा इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक फैक्टर है कि हमें जानना होगा कोरोना वायरस करता क्या है। कोरोना वायरस एक तरह की बॉडी के अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी करता है। हमारे अंदर दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक सेलुलर इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, जो कि हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज के थ्रू होती है, या CD4 सेल काउंट सेल्स होते हैं, जो कि आम श्रोताओं को समझना चाहिए कि बॉडी दो तरह से रिएक्ट करती है। इस केस में क्या होता है, कोरोना में दोनों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो एक तो इम्यूनिटी कमजोर है, ऊपर से फिर साथ में ब्लड शुगर्स ज्यादा है, तो हमारी जो शक्ति है, नॉर्मली हमारी बॉडी क्या होती है, यदि फंगस यदि हमारी बॉडी पे अटैक भी करता है तो हम उसको रजिस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम है और ऊपर से शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो हमें म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें ये सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। डस्टिंग वाली गंदी जगह, जहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, धूल है, डस्ट है, इन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, खासतौर में इस समय पर। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया। हम रोज इस बात में डिस्कस भी करते हैं कि जो भी आजकल हमारे रूम्स हैं, हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन रहना चाहिए। अगर कहीं भी सेंट्रलाइज्ड एसी है तब वहां भी हमें कोई खिड़की दरवाजे खोल के रखने चाहिए, और अगर एसी का भी प्रयोग करते हैं तब भी बीच में एसी को बंद करके या उसके साथ भी हम वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखें, जिससे जो बेसिकली जो हम अगर ये देखते हैं कि कोई संक्रमण के कीटाणु जिन्हें हम वायरसेस कहते हैं या म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स हैं, तो कॉजिंग स्पोर्स हैं, तो वो स्प्रेड हो जाएं और एयर सर्कुलेशन से वहाँ एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, क्योंकि हर जगह फिल्टर्स लगाने पॉसिबल नहीं है। तो हम बार बार यही कहते हैं कि अपने खिड़की दरवाजे खोल के रखें और अपने जो रूम्स को और घरों को वेंटिलेटेड रखें। ये बहुत ही अच्छी जानकारी। डॉक्टर हरीश सर, इसमें एक बात कहना चाहता था मैं, जो सभी श्रोताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि काफी लोग घर में ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं उसके साथ में ह्यूमिडिफायर होता है। ह्यूमिडिफायर के अंदर जो है हम लोग यूजुअली फिलिंग करते हैं पानी की, तो उसके चैम्बर की जो ह्यूमिडिफायर होता है, जिसके अंदर पानी होता है या जिसके अंदर फ्लो मीटर्स लगे होते हैं, उसका रेगुलर सैनिटाइजेशन, रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अधिकतर केस वही आ रहे हैं जो अनकंट्रोल्ड है, काफी दिनों से लोगों ने पानी चेंज नहीं किया है, उसको गंदगी हो रही है, इसमें स्पोर्स डिपॉजिट हो गए हैं, उसके अंदर से डस्ट पड़ी हुई है, आयरन्स पड़े हुए हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, जो कि सिलेंडर्स के थ्रू हो रहा है, और खास तौर में जो ह्यूमिडिफायर जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, ये काफी एक प्रमुख कारण है स्प्रेड का। डॉक्टर साहब की आवाज शायद मुझे नहीं आ रही। शैलेंद्र जी? जी आ रही, आवाज आ रही थी अभी, अब शायद वो चुप हो गए हैं। मैं डॉक्टर एसके गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी कुछ बात कह रहे थे, वो कहें। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि बहुत सारे मरीजों के मन में ये शंका रहती है कि जो लोग आइसोलेशन में सिस्टम में। हाँ, मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, मैं जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी, डॉक्टर एसके गुप्ता, कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी जी, बहुत सारे मरीजों के मन में ये शंका रहती है, उनके घर वालों के मन में ये शंका रहती है कि क्या हम अपने घर की खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं। आज के ज़माने में जब कोरोना बाहर फैल रहा है, तो क्या हमें अपने खिड़की दरवाजे खोलकर रखने चाहिए? क्या हमें बालकनी में जाना चाहिए? क्या जो मरीज किसी के घर में है, जो आइसोलेशन में है, क्या वो अपने खिड़की दरवाजे खोलकर रखें? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोग अपनी खिड़की दरवाजे खोल करके रखें, क्योंकि जब कोरोना का वायरस थोड़ा बहुत हवा में जाता है तो हवा में डाइल्यूट हो जाता है और पेड़ों से टकरा करके वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर घर में आप बंद दरवाजे में रहते हैं, बंद खिड़की में रहते हैं, तो वहां पर से संक्रमण का खतरा एक दूसरे को ज्यादा रहता है। लेकिन अगर कोरोना का मरीज भी कोई घर में है, तो उनके दरवाजे और खिड़कियां भी खोल करके रखें, पंखा चला करके रखें, कूलर की आवश्यकता है तो कूलर चला करके रखें, लेकिन खिड़की दरवाजे कृपा करके अवश्य खोलें। इसमें शर्म बिल्कुल भी डरे नहीं खिड़की दरवाजे खोलने में। आप यकीन करके मानिए, हम पेशेंट को देखना चाहते हैं
अपने चैम्बर के अंदर, क्योंकि चैम्बर बंद होता है, उसमें एसी लगा होता है, तो हम आजकल बाहर बैठ करके कोरोना के मरीजों को देख रहे हैं ताकि जो है संक्रमण का खतरा कम से कम हो। क्योंकि अगर मरीज है, हम चाहते हैं कि उसको हम खुले में बैठा सकें और हम भी उनको खुले में बैठ करके देख सकें ताकि एक दूसरे को और बाकी लोगों को संक्रमण का खतरा कम से कम रहे। तो जैसे डॉक्टर हरीश जी ने कहा कि आप कृपा करके अपने घर के खिड़की दरवाजे अवश्य खोलें। दूसरा, डॉक्टर अरविंद आर्य जी ने जो बात कही कि आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, जो पानी की बोतल लगी हुई है, उसको नियमित रूप से साफ करें और उसके अंदर आप साफ पानी का प्रयोग करें। नल का पानी का प्रयोग करने से बचें। अगर हो सके तो आप उसको पानी को उबाल करके फिर उसमें डालें। अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, जैसे कि बिस्लेरी का पानी है, और इस प्रकार का जो स्वच्छ पानी है, उसका प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि बीमारी का खतरा कुछ कम रहे। जी, बहुत धन्यवाद। हमने पिछली बार जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड में जितना भी कोविड था, उसमें बहुत हैवी कैजुअलिटी देखी फर्स्ट वेव के अंदर। तो उसमें यही कहा गया था कि अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर वेंटिलेशन का स्कोप नहीं है, वहाँ सारी सेंट्रली एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स हैं। तो उनके यहाँ बात यही आई थी कि खिड़की खोलने का स्कोप नहीं है। और फर्स्ट वेव के अंदर इंडिया में हमारे पास लोएस्ट मोर्टेलिटी थी, क्योंकि हमारा जो जीवन शैली है, ओपन स्पेसेस गांव में होना, घरों के अंदर खिड़की दरवाजे होना, एक बहुत अच्छी बात थी। सेकेंड वेव में तो नंबर बहुत ज़्यादा हो गया और इस वजह से प्रॉब्लम आई, लेकिन आज भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, एक और विषय अब ये आ रहा था कि क्या हमें एक तो मास्क कितना, अगर हम घर में रहते हैं तो हमें मास्क कौन सा पहनना चाहिए, अगर हम बाहर जाते हैं तो अपनी पूरी प्रोटेक्शन के लिए अब हमें पूरी उम्मीद है कि शायद मंडे के बाद दिल्ली में, मेरी नॉलेज में नहीं है कि आज अभी मंडे के बाद का क्या निर्देश सरकार का है, कि शायद ये जो लॉकडाउन है ये भी खुलेगा। तो हमें इस लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरह से मास्क लगाना चाहिए घर में, घर के बाहर जाते हुए, और क्या मास्क से भी ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा है, संक्रमण, ये भी बढ़ता है अगर ये मास्क हमारा प्रॉपर नहीं होता या डैम्प होता है? इसके बारे में आप थोड़ा लोगों को गाइड कीजिए। धन्यवाद हरीश जी। मैं जरा एक सेकंड आप मुझे दें, मैं जरा अभी मास्क लेकर आता हूँ और उसका लाइव वीडियो देता हूँ। जी, ये आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि हमें किस मास्क से कितनी प्रोटेक्शन मिलती है। हमें अब जैसी आगे उम्मीद है कि दिल्ली में 1 महीने से भी ज़्यादा का लॉकडाउन हो चुका है और सोमवार की 5 बजे तक ये लॉकडाउन है, और अगर ये लॉकडाउन खुलता है तो हमें सबसे ज़्यादा पहले ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो जो 1 महीने के लॉकडाउन के बाद दिल्ली ने अचीव किया है कि आज केसेस कम हो गए हैं, वो दोबारा केसेस बढ़ जाएं। तो उसके लिए भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना है। अगर बहुत ज़रूरी है तभी हमें अगले 1 हफ्ते तक कम से कम तभी अपने आप का ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, और अपने घर के अंदर भी कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो मास्क लगाएं। अभी डॉक्टर साहब उसको बड़े क्लियरली हमें बताएंगे कि मास्क क्या है, और चाहे हम वैक्सीनेटेड हैं, बिना वैक्सीनेशन के हैं, या कोविड हो चुका है और या कोविड किसी को नहीं हुआ है, मास्क सबके लिए मैंडेटरी है। और आने वाले दिनों में, जैसे हमारे आज चीफ गेस्ट सुनील जी ने भी कहा कि मास्क को हम अपनी जीवन पद्धति बना लें, अगर हम अकेले नहीं बैठे हैं तभी हम इस कोविड की आगे की प्रॉब्लम से बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, जरा मास्क के बारे में और थोड़े हमारे श्रोताओं को ज्ञान बताइए। देखिए, ये से एक मास्क है, एक सर्जिकल मास्क है, आप सब लोग इसको पहचानते हैं। और इस मास्क के अंदर यहाँ पर एक नोज क्लिप होती है, थोड़ा सा एक प्लास्टिक की पट्टी होती है या लोहे की पट्टी होती है, जो कि नाक के ऊपर पूरी तरह रुक जाती है। मास्क को आप जो है ठोड़ी तक कवर करके रखिए और नाक को दबा करके रखिए। बहुत सारे लोग जो है मास्क को यूं लगाते हैं, नाक खुली रहती है, ये बिल्कुल गलत है। जब भी आप बाहर जाते हैं घर से, मास्क को पूरी तरह लगाएं और नाक को बंद रखें। उसके ऊपर दूसरा मास्क आपको लगाना चाहिए, कपड़े का मास्क। ये कपड़े का मास्क है, और साधारण कपड़े का बना हुआ मास्क, जो भी अच्छे कपड़े का बना हुआ मास्क हो, उसको लगाना चाहिए। इस कपड़े के मास्क को इस मास्क के ऊपर आप लगा लीजिए, इससे आपको डबल प्रोटेक्शन मिलेगा। इसको बोलते हैं डबल मास्किंग।
देखिए टाइट करके रखिए, हो सकता है कि आपकी ये जो इसके स्ट्रिंग्स हैं वो थोड़े ढीले कर गए हों, तो आप जो है स्ट्रिंग के अंदर एक इस प्रकार का छल्ला सा लगा सकते हैं, या आप यहाँ गांठ बांध सकते हैं इस प्रकार से, इससे कि मास्क आपका टाइट रहे। और नहीं तो इसकी स्ट्रिंग्स को आप बदल सकते हैं कि मास्क को टाइट से लगाइए। ये टाइट से लगाने का एक तरीका ये है कि जब आप सांस लेंगे तो देखिए मास्क हिलेगा, यानी कि जितनी भी हवा है वो मास्क में से छन करके जा रही है। अगर आपका मास्क यहाँ से लूज है तो आपको हवा यहाँ से जाएगी जो कि आपके लिए नुकसानदायक होगी, या हवा साइड से जाएगी वो आपके लिए नुकसानदायक होगी। उसका एक तरीका बस जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपका मास्क इस तरह से अंदर और बाहर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मास्क आपने ठीक तरीके से पहना हुआ है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप डबल मास्क पहने, एक नीचे सर्जिकल मास्क पहने, ये किसी भी केमिस्ट की दुकान पर आपको 2-3 रुपए का मिल जाएगा। उसके ऊपर आप अपने घर में बनाया हुआ सिंपल कपड़े का मास्क पहने, और कपड़े का मास्क आप हर व्यक्ति एक ना रखे, 2 रखे, ताकि एक को धोया जा सके और दूसरे को प्रयोग किया जा सके। दूसरी चीज ये है कि इस प्रकार का जो मास्क आता है, ये जो डिस्पोजेबल मास्क, इसको जब हम नाक के ऊपर लगाते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, क्योंकि हवा में नमी होती है, कभी कभी हमारे जो राल के कण होते हैं वो इस पर आ जाते हैं। तो इस मास्क को प्रतिदिन प्रयोग ना करें, आप इसको 5-6 घंटे के बाद इसको फेंक दें और दूसरा मास्क प्रयोग करें। देखिए मैं ये समझता हूं कि 2-3 रुपए की चीज आप कोरोना का खर्चा मान करके चलें, आप ये सोच के ना चलें कि मैं 2-3 रुपए रोज में बचा लूं, अगर कहीं बीमारी पल्ले पड़ गई तो और बहुत ज्यादा लंबा खर्चा हो जाएगा। अतः इस प्रकार से बिल्कुल भी इसको आप ये ना समझें कि ये कोई बेकार चीज है या मेरा मास्क बिल्कुल ठीक था, मैंने इसको क्यों फेंक दिया। दूसरी चीज जो होती है, जब आप मास्क हवा में लेके जाते हैं, बाहर कहीं भी जाते हैं, आपके यहां पर मास्क के बाहर की सरफेस के ऊपर वायरस के कण होते हैं जो आपको नजर नहीं आते। अगर आपका हाथ यहां लगता है कहीं पर भी और इसको फिर आप गलती से आंख में लगा लेते हैं तो इससे आपको संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो आप कृपया करके अपने हाथों को बार बार धोते रहें, और बार बार धोने के साथ साथ किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त मास्क लगाने के बावजूद भी लगभग 2 मीटर की दूरी बना करके रखें। अगर किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो आप उसको शांति से कहें कि आप जो है मास्क लगाइए, और उससे 2 मीटर की दूरी स्वयं बना लो। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मास्क नहीं लगाना चाहते हैं, जो आपकी तरह चौपाल का कार्यक्रम अटेंड नहीं कर रहे हैं, या जिनके पास मास्क नहीं है, या जिनको लगता है उनको मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि कोरोना वगैरह सब बेमतलब की बातें हैं। इन सब चीजों में ना पड़े। अपने घर से बाहर निकलते वक्त मास्क अवश्य लगाएं, जहां तक हो सके 2 मास्क लगाएं। बहुत सारी महिलाएं, विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, अपने दुपट्टे को यहां लपेट लेती। दुपट्टा झीना होता है, साड़ी का पल्लू जो है झीना होता है, वो पूरी तरह मास्क का काम नहीं करता। सभी गृहिणियों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को चाहिए कि वो प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें। हाँ, कभी गलती से आप बाहर चली गई हैं, आपको गलती से भूल गई हैं, तब आप जो है 2-3 बार करके उसको लपेट लें। मास्क जो है वो किसी और को देख के लगा लेते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बिना किसी के कहने के बावजूद भी अगर आप मास्क लगाएंगे तो आप समाज के लिए भी और अपने लिए भी, दोनों के लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, अगर कोई आपने बहुत क्लियरली बताया कि सर्जिकल मास्क आप 5-6 घंटे के बाद बदलें, और जो अगर आपका कपड़े का मास्क है तो उसको आप अच्छे से धो के ही लगाएं, और अगर तीसरा मास्क जो N95 मास्क है, क्या बाहर जाते हुए उसका अकेला प्रयोग एक सुरक्षित है, उससे आपको पूरी सुरक्षा मिलती है? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जब आप N95 मास्क लगाते हैं, जो N95 प्रॉपर मास्क है, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सुरक्षा मिलती है, लेकिन आप उसको टाइटली लगाएं। बहुत सारे लोगों का मास्क जो है लूज हो गया है, वो नाक के ऊपर से नीचे गिरा रहता है, उसको लूज ना होने दें। अगर वो लूज हो गया है तो पीछे से उसको टाइट करें। उसके अंदर जो है आप कोई छोटा सा बटन लगा सकते हैं जिससे उसको टाइट किया जा सके, उसके स्ट्रिंग्स को दोबारा बांध सकते हैं, उसमें गांठ मार सकते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रिंग होते हैं, उसके अंदर आप यहाँ गांठ मार लीजिए, थोड़ा टाइट हो जाएगा। अभी देखिए इसकी ये जो तनी छोटी हो गई है, आपके कान पे आराम से हो जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ ये लूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के मास्क के साथ जो है, अगर N95 मास्क लगाते हैं तो आपको डबल मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक N95 मास्क को सर्जिकल मास्क के साथ लगाया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर कपड़े का मास्क करने की जरूरत नहीं है। जी। और एक N95 को मास्क को आप अगर 6 से 8 घंटे पहनते हैं तो कितने दिन तक उसको यूज कर सकते हैं?
देखिए, एक N95 मास्क को भी वही मास्क है जो सिंपल सर्जिकल मास्क होता है, उसी प्रकार से इसको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि N95 मास्क महंगा मास्क आता है, इसलिए उसको 7-8 घंटे में फेंकने में थोड़ा सा मन में हिचक रहती है। आफ्टर ऑल हम इस प्रकार के इकोनॉमी के लोग हैं जो कि सेविंग ड्रिवन इकोनॉमी है, थोड़ा बचत करने में इंटरेस्ट रहते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को हमारी सलाह ये होती है कि वो अपने लिए 4 मास्क खरीद कर करें। अगर N95 लेना चाहते हैं तो आप 4 मास्क रखें, एक दिन एक मास्क यूज करें, उस मास्क को आप जो है यूज करने के बाद रख दें, और उसके बाद दूसरे दिन दूसरा नया मास्क करें, तीसरे दिन तीसरा नया मास्क यूज करें, चौथे दिन चौथा नया मास्क यूज करें, और 5वें दिन जो है आप पहले वाला मास्क यूज कर सकते हैं। यानी कि 4 मास्क की साइकिल के बाद आपके पहले मास्क का नंबर जो है आएगा 4 दिन के बाद, और इस प्रकार 4 साइकिल के बाद अपने मास्क को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। इससे जो है आपका एक N95 मास्क जो है 4 दिन प्रयोग हो जाएगा और आपको संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन आप एक ही N95 मास्क अगर रोज यूज कर रहे हैं तो वो उसके लिए उचित नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब आने वाले दिनों में मास्क हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होने वाली है, तो हमें N95 मास्क भी आजकल 15 से 20 रुपए के आते हैं, और 4 मास्क हमारे करीब 12 से 4 दिन लगाएं 16 दिन चल जाएंगे। तो अगर 8 मास्क हमारी पूरी महीने के लिए हमें प्रोटेक्शन देते हैं तो आई थिंक इट्स ए गुड बार्गेन। ना तो अस्पताल का खर्चा, ना दवाइयों का खर्चा, और उसके बाद जो शरीर में कमी आती है वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए मास्क पे हमें जो अपना कुछ भी खर्चा करना है बहुत जरूरी है। और मैं तो अपने चौपाल के माध्यम से और अपनी सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को यही कहूंगा कि अगर कोई चीज हम आज सबको गिफ्ट कर सकते हैं तो वो मास्क कर सकते हैं, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो या हाई रिस्क लोगों को N95 मास्क हो। ये सबसे प्रेशियस गिफ्ट है, विच इज ए गिफ्ट ऑफ लाइफ। शैलेंद्र जी, हम कुछ सवाल लेंगे और उसके बाद हम कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी पूछेंगे। आप कुछ सवाल ले लीजिए। जी, रमेश जी हमारे बीच में हैं, अपना प्रश्न पूछे। मेरा एक अनुरोध है सवाल जवाब से पहले, कि सभी हमारे व्यूअर्स जो पूछने वाले हैं वो अपने सवाल को थोड़ा सूक्ष्म रखें, बहुत और अपनी जानकारी पूरी दें एक बारी में। और जब आपसे डॉक्टर आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अपने को म्यूट कर लें, अपने को अनम्यूट ना रखें, म्यूट करके डॉक्टर की बात को पूरे ध्यान से सुने। मैं रमेश जी को आमंत्रित करता हूँ। रमेश जी हमारे बीच में हैं, अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा एक क्वेश्चन कल भी किया था, मैं आज भी कर रहा हूँ। मुझे 3 दिन से सर के इस तरफ दर्द हो रहा है। अभी मैंने तेल लगाया, इसलिए तेल से मुझे आराम मिला। तब क्या करूं मैं, क्यों हो रहा है ये सर दर्द? 3 दिन से हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में हो जाता है कभी। जैसे भी 4 बजे शुरू हो गया, हेडेक है, बस यही मेरा प्रश्न है। क्या आपको कोविड से रिकवर हुए कितना टाइम हो गया? मुझे आज 1 महीना हो गया। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है? ब्लड प्रेशर की शिकायत है, दवाई खाता हूँ, ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल है। कोविड से खाली एक ही चीज हुई है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है स्टेरॉइड लेने के बाद। आपने ब्लड प्रेशर अपना मेजर करवाया है? हाँ, कराते रहता हूँ, घर में पूरे पेज भरे हैं सब। जी जी जी। डॉक्टर SK गुप्ता। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और आज के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की संभावनाएं हो रही हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर जो है कोविड होने के बाद नॉर्मल चल रहा है, बल्कि नॉर्मल से भी थोड़ा नीचे चल रहा है। ये कोविड के बाद ऐसा संभव है, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस समय पे आप अपनी ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां थी, अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल स्थिति में है तो उनका प्रयोग कम करें, उनका प्रयोग बंद करें। दूसरी चीज, आपने कहा कि आपको सिर में दर्द हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का बुखार हो जाता है, थकान रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, और इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं इनको हम बोलते हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स। यानी कि कोविड के बाद भी इस प्रकार के सिम्टम्स का रहना। अगर आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल चल रही है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आपकी ऑक्सीजन 95 से ऊपर चल रही है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हल्का हल्का दर्द शाम के वक्त होना बिल्कुल साधारण सी बात है। इस प्रकार के मरीजों को चाहिए कि वो पूरा विश्राम करें। हम सब लोग, बहुत सारे मरीज घर में रह करके, आइसोलेशन में रह करके बोर हो गए हैं, तंग हो गए हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने काम पे लगें,
और बहुत जल्दी से वो फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, और जिसके चलते ये संभावनाएं, दर्द की संभावनाएं, छाती में तकलीफ की संभावनाएं, सिर में दर्द की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत सारे मरीजों को रात में नींद नहीं आ रही है क्योंकि उनको चिंता सताने लगी है, कारोबार बंद पड़े हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में खाने पीने की दिक्कतें होने लगी हैं। ऐसे मरीजों को चाहिए कि थोड़ा सा अपना मन धैर्य रखें, संयम से काम लगें और अच्छी बातों के बारे में सोचें। कुछ लोगों के घर में किसी का नुकसान हो गया है, मृत्यु हो गई है, वो लोग भी इसकी वजह से बहुत दुखी हैं। इसको जरूरी आवश्यकता ये है कि आप पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन करें। पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन क्या चीज है? पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि आप अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे शुरू करें। आप चैलेंज नहीं करें वायरस को कि आज मैं सैर करके आऊंगा, मैं 1 घंटा सैर जरूर करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उतना काम करें जितना कि आपकी क्षमता में है, जितना काम करने से आपको परेशानी नहीं हो रही। आप टेलीफोन पे उतनी बात करें जितना काम करने से आपका गला नहीं थक रहा। आप चाहते हैं कि मैं चलूं, चलिए, अवश्य चलिए। घर में बैठे बैठे आप परेशान हो गए होंगे, आप बोर मत होइए, थोड़ा सा हल्के से घर से बाहर निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, 5-6 मिनट चलिए, फिर बैठ जाइए। आप अपने घर में आइए, विश्राम कीजिए, दिन में फिर 5-6 मिनट चलिए, फिर बैठ जाइए। हल्का सा प्राणायाम कीजिए, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कीजिए, और जैसे कि देवधर जी ने बताया था कि हल्का हल्का प्राणायाम शुरू कीजिए, हल्की सी एक्सरसाइज शुरू कीजिए, उतना कीजिए जितना आपसे हो रहा है, और धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि मैं थक गया हूं, विश्राम कीजिए। चैलेंज मत कीजिए इस वायरस को, अपनी बॉडी को चैलेंज मत कीजिए। वायरस का इफेक्ट जो है शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है, सभी अंग परेशानी में हैं, बहुत थके हुए हैं, धीरे धीरे रिकवर करेंगे। अपने घर में पानी का प्रयोग कीजिए, खूब मात्रा में जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, दाल का सूप पीजिए, लस्सी पीजिए, और दही खाइए, दूध पीजिए, रोटी सब्जी खाइए। मैं आपको कोई कलाकंद खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई ड्राई फ्रूट खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप चने खाइए, गुड़ खाइए, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखिए। लेकिन इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी दोबारा बढ़ जाएगी, शरीर के अंदर रिकवरी हो जाएगी। आप, वैसे रमेश जी ने कहा कि उनको हल्का सा सिर में दर्द होता है, आप हल्की सी कोई भी निमोलिड की गोली ले सकते हैं। किसकी? निमोलिड की गोली, निमोलिड, नाइस की गोली, NISC, नाइस। पैरासिटामोल की गोली ले सकते हैं। आप इस सिर दर्द से घबराइए मत, ये थोड़ा समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने में 2-3 हफ्ते लगेंगे। ओके। कोविड के बाद जो सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक होने में, जो कम बीमारी के मरीज से उनको ठीक होने में लगभग 4 से 5 हफ्ते, 6 हफ्ते तक लगते हैं। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है उनको 8 से 10 हफ्ते लगते हैं। जो मरीज आईसीयू में भर्ती रहे हैं उनको लगभग 3-3.5 महीने लगते हैं ठीक होने में। आपको घर पे रहते हुए नियमित रूप से व्यायाम करना है, उतना करना है जितना आपकी शारीरिक क्षमता अलाउ करती है, और आपको नियमित रूप से भाप लेनी है, आपको नियमित रूप से प्राणायाम करना है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करनी है, गुब्बारा फुलाना है, शंख बजाने का प्रयत्न करना है, जितना आपसे हो सके। ये सब करेंगे, धीरे धीरे आपकी जो है मनस्थिति ठीक होने लगेगी। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आप जो है मीलोसेट के नाम से गोली आती है, MELOSET। मैं फिर से बोल रहा हूँ, MELOSET, T फॉर टॉय। मीलोसेट 3 मिलीग्राम, 3 नंबर की गोली आती है, 3 मिलीग्राम की। ये गोली किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगी, और ये नींद की दवा नहीं है, आपके मानसिक तनाव को कम करेगी और आपको स्वस्थ होने में सहायता प्रदान करेगी। आप इसको 5 दिन, 6 दिन, 7, 10 दिन, 15 दिन आराम से ले सकते हैं, और निगेटिव न्यूज को देखने से बचें, अच्छी बातें करें, ये समय भी निकल जाएगा। जी, बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी टिप्स दी हमें क्या खाना है, किस तरह से रहना है। और अच्छी बात यह है कि पहले हमें लगता था कि न्यूज़ देखें क्या वर्ल्ड में हो रहा है, आजकल हमारा डॉक्टरों की भी ये सलाह है कि ये ना देखें कि देश में क्या हो रहा है। आप अगर, ये कोविड आपको फैला हुआ तभी तक लगेगा जब तक आप अखबार पढ़ेंगे, जब तक आप न्यूज़ देखेंगे। आजकल और भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, अच्छा लाइट म्यूजिक सुनिए, अपनी पसंद की कोई हॉबीज हैं उनको कीजिए,
कोई पुरानी पिक्चर नई तो आजकल नहीं आ रही है, अगर आपको कोई पुरानी पिक्चर पसंद है तो उसको जरूर देखिए और पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहें, क्योंकि माइंड फ्रेम का पॉजिटिविटी का अलग रोल होता है। अगर हमारी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी है तो उस चीज का सारी बॉडी पे हार्मोनल लेवल पे बहुत असर होता है। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। नेक्स्ट प्रश्न ले लीजिए। जी पूनम जी हमारे बीच में है, अपने को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। पूनम जी हेलो। जी बोले। जी ये हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। जी हाँ हाँ जी हेलो। ये हाँ डॉक्टर जी हाँ साहब जी मुझे 18 अप्रैल को फीवर आया था। जी तो 4-5 दिन तक तो फीवर 101 रहा था, 101 से थोड़ा सा ज्यादा। और फिर उसके बाद 100 से कम रहा था फीवर। जी और मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से मतलब कि मेडिसिन उन्होंने जो बोली थी मैंने वो खाई थी, डोलो, अजीथ्रोमाइसिन, जिंकोविट, लिमसी। और उसके बाद मुझे क्या हो रहा है कि मुझे मतलब कि तकरीबन 13 दिन तक फीवर रहा था। और फीवर मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं करवाया था। और उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं जैसे मतलब कि 15 दिन के बाद मुझे ना पीठ में सेंटर में ऊपर की साइड थोड़ा पेन फील होता है कभी कभी। जी डॉक्टर अरविंद आर्या जी इनको गाइड कीजिए। मेरा सभी श्रोतागण से एक कहना है कि ये बड़ी, जैसे सर ने बताया, डॉक्टर एस के गुप्ता सर ने, कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम, इसका मतलब क्या है कि कोविड तो चला गया। देखिए वायरस जो है कोविड का जो है कोरोना वायरस, ये 10 से 12 दिन के अंदर डेड हो जाता है बॉडी में, लेकिन ये जैसे डैमेज करके जाता है तो उसको रिकवरी में 4 से 6 हफ्ते मिनिमम लग रहे हैं। हमने जो इतने पेशेंट्स देखे हैं, मोस्टली पेशेंट्स को 4-5 सिम्टम्स बने रहते हैं, या तो बॉडी में उनको दर्द रहता है, थकान रहती है, फीवर जो है उनको 99, 99.5 इस तरह का फीवर बना रहता है, हेडेक रहता है। ये जनरलाइज्ड कंप्लेंट्स हैं। इसका कारण क्या है कि कोविड की वजह से बॉडी के अंदर एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मींस डिमांड बहुत ज्यादा है और हमारी इंटेक और हमारी जो दूसरी चीजें हैं वो सब डिसाइड करती है आउटकम्स को। तो ये एक बहुत साधारण सी चीज है, इसको अधिक ना सोचें इसके बारे में, ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा इसमें हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें करना क्या है। हमें 4 चीजें करनी है। देखिए कोविड तो आपका लगभग खत्म है। अब जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम से सुधार करने के लिए हमें क्या करना है? प्राणायाम करना है, भाप लेनी है, हमें अच्छी डाइट फोकस करनी है। इसके अलावा हमें थोड़ी थोड़ी जो हमें एक्टिविटी इंक्रीज करनी है अपनी, हमें प्रॉपर रेस्ट करना है। और जो हमें डाइट है उसमें 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है, लिक्विड डाइट अच्छी लें और दूसरा प्रोटीन डाइट अच्छी लें, दाल पिए अच्छे से, सूप पिए, लिक्विड्स लें, नारियल पानी पिए। ये सारी चीजें करेंगे। और यदि आपको उसके बावजूद भी यदि दर्द बना रहता है तो आप फिर उसके लिए कोई भी सिंपल मेडिकेशन जैसे पैरासीटामोल सर ने बताया, या फिर जो है निमोसुलाइड बताई सर ने, या फिर मैफ्टाल फोर्टे जो कि मेफिनेमिक एसिड होती है, तो इस तरह की कोई भी दवाई ले सकते हैं, इससे आपको आराम पड़ेगा। इसमें कोई घबराने की अधिक जरूरत नहीं है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम की कुछ चीजें हैं जो टाइम के साथ जरूर सेटल हो जाएंगी। हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर एस के पोदार, हमारे बहुत ही सीनियर सर्जन, लगातार हमें ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर आर के सोनी ज्वाइन करते हैं। उनकी प्रेजेंस हमें बड़ा उत्साहवर्धक रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत। नेक्स्ट सवाल जी संदीप अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं, जल्दी से अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। संदीप जी हमारे बीच में हैं। चंद्र प्रकाश जी का एक प्रश्न है। चंद्र प्रकाश शर्मा जी अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। मेरा प्रश्न डॉक्टर एस के गुप्ता जी से है। डॉक्टर साहब मेरे को ना 16 को कोरोना हुआ था, मतलब फीवर आया। मैंने 13 को लगवाई थी कोवैक्सीन और 16 को फीवर आ गया था मेरे को। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी रखा था, तो मैंने टेस्ट कराया नहीं। 4-5 दिन मेरे को फीवर रहा था, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल फीवर रहा था। उसके बाद मैंने सही हो गया। तो दूसरी जो डोज थी वो कितने दिन बाद लेनी थी? तो इसी प्रोग्राम में मेरे को बताया था कि 28 दिन बाद लेना, 28 दिन बाद ले सकते हैं आप। तो मैं 20 तारीख को गया था लगवाने। तो मैंने लगवाने के बाद जब वहाँ डॉक्टर को बताया था, वो कहने लगे कि आपको तो कोरोना हुआ था तो इतनी जल्दी नहीं लगवानी चाहिए थी। तो इसमें कंफ्यूज है सारे के सारे सब। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। हाँ जी।
आपने कोवैक्सीन की जो डोज थी वो लगवाई थी, उसके लगने के 16 तारीख को लगवाई थी आपने, 16 अप्रैल को। नहीं 13 को लगवाई थी, 16 को 17 को 16-17 को फीवर आया। कोई बात नहीं। आपने वो 13 तारीख को 13 अप्रैल को आपने लगवाई, उसके बाद आपको हल्का सा बुखार रहा, 4-5 दिन आपको बुखार रहा, आपने कोई टेस्ट करवाया नहीं, आपका बुखार स्वतः ठीक हो गया, आप स्वस्थ हो गए। देखिए स्मेल भी चली गई थी डॉक्टर साहब, हैं जी, स्मेल भी चली गई थी मेरी, मतलब कोई खुशबू नहीं आती इसका थी मतलब किसी। आपको प्रॉपर कोविड हुआ, स्मेल चलेगी, इसका मतलब आपको कोविड हुआ, और ये जो आपको तकलीफ हुई ये वैक्सीन की वजह से नहीं थी। अब इसमें डॉक्टरों का निर्णय बड़ा स्पष्ट है, बहुत सारे जो डॉक्टर हैं इस निर्णय से अवगत हैं या नहीं है। जिन लोगों को कोविड हो चुका है उन लोगों को ठीक होने के 4 हफ्ते के बाद कोवैक्सीन लगवा सकते हैं। मैं पहली वैक्सीन के डोज से नहीं कह रहा हूं, मैं टेस्ट के डोज से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब से आप पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं, आपको कोई थकान नहीं है, आपको कोई बुखार नहीं है, आपको कोई किसी प्रकार की लॉस ऑफ स्मेल नहीं है, लॉस ऑफ टेस्ट नहीं है, आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ लगता है, उससे 4 हफ्ते के बाद आप जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि 4 हफ्ते हो चुके हैं, आप क्या कुछ मिस कर रहे हैं? जी नहीं, आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोवैक्सीन लगवाई थी, इसलिए आप इसको 8 हफ्ते तक भी आराम से लगवा सकते हैं। मतलब 20 तारीख को मैंने लगवा लिया डॉक्टर साहब, ये इसी बीच बहुत को। अच्छा किया आपने लगवा लिया, अपने मन में से भ्रांतियां दूर कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लोगों में पॉजिटिविटी फैलाइए। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे अब मैं पॉजिटिव हो गया तो ये कहते हैं कि आप सेफ हो 80%, तो मतलब हम तो सेफ है, लेकिन मतलब हम जब बाहर से घर आएंगे तो घर उसमें घर वाले भी सेफ होते हैं 80%, या क्या है उसमें? मतलब हम तो सेफ नहीं हैं। ना आप सेफ हैं और ना घर वाले सेफ हैं। आपको सेफ्टी के लिए मास्क का प्रयोग करना है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, लोगों से 2 मीटर की दूरी बना करके रखनी है। अपने घर वालों को बताना है कि आपको मास्क का प्रयोग करना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, और जिन लोगों को घर में वैक्सीन नहीं लगी है उनको वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट करना है। पहले हम 3 चीजें कहा करते थे कि आप मास्क लगाइए, बार बार साबुन से और पानी से हाथ धोइए, और तीसरा 2 मीटर की दूसरी बना करके रखिए। अब हम चौथी चीज ऐड कर रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगवाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कल मैं जी एक चीज को आप समझ लीजिए कि जब आप वैक्सीन लगवाते हैं, पहली वैक्सीन के करीब 4 हफ्ते बाद हमारे बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी आती है कि हमें सीरियस इलनेस होने से बचाव होता है। दूसरी डोज के भी करीब 2 से 3 हफ्ते के बाद हमें उसी तरह की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जो 70 से 80% पहले होती है वो 90% से आगे बढ़ जाती है। लेकिन अभी जो स्ट्रेन्स भी चेंज हो रहे हैं, तो आप मास्क लगाने का विचार बिल्कुल रखिए कि आप बाहर जाएंगे तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लियरली बोला, तो हमारे सब श्रोताओं को ये बात बहुत क्लियर है, चाहे आपको कोविड हो चुका है, चाहे आप वैक्सीन लगवा चुके हैं, अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो चाहे आप बाहर आपका चालान नहीं हो रहा हो, कोई पुलिस वाला ना देख रहा हो, लेकिन आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने परिवार के लिए जब आप घर वापस आएंगे उनके बचाव के लिए आपको मास्क लगाना है। इस बात को आप खुद भी अपनाएं और सबको भी बनाएं। डॉक्टर एसके गुप्ता जी, इससे जुड़े हुए 2 सवाल और हैं, एक बार आप क्लियर कर दीजिए नई गाइडलाइंस के हिसाब से कि जिन लोगों को पहला डोज कोवैक्सीन का लगा था वो 4 हफ्ते बाद कोवैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन अगर उनको संक्रमण हो गया और उन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन ली हुई है तो लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या हैं, वो कितने दिन बाद अपनी दूसरी डोज लगाएं? हाँ, बहुत अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया। जिन लोगों को पहली बार कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, अब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि उनको कोवैक्सीन लगी है कि कोविशील्ड लगी है। जो उनको कागज मिलता है, जो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर लिखा होता है कौन सी कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, उस पर देख लें। अगर वो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है तो कोविशील्ड है। वो लोग पहली वैक्सीन के 3 महीने से लेकर के 3.5 पौने 4 महीने तक दूसरी डोज लगवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन चेंज कर दी हैं। पहले गवर्नमेंट का जो कहना था वो 6 हफ्ते कहना था, फिर 8 हफ्ते। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक 12 से 16 हफ्ते के बाद वो लोग दूसरी डोज लगवाएंगे। अगर उन लोगों को बीच में संक्रमण हो गया, कोरोना से वो लोग पीड़ित हो गए, तो वहां से ठीक होने के बाद 8 से 12 हफ्ते के बाद वो दूसरी डोज लगवा सकते हैं।
अगर वो इससे पहले लगवाना भी चाहेंगे तो भी जो कोविन ऐप है उनका नाम दर्शाएगा नहीं, और उनका नंबर जो है पहले डोज के बाद 3 महीने से पहले कोविन ऐप में नहीं आएगा, तो वो वैक्सीन सेंटर पर जाकर के परेशान ना हो। अगर उनको पहली डोज कोविशील्ड की लगी है तो उनको दूसरी डोज अवश्य लगेगी, लेकिन लगेगी 3 महीने के बाद। और अगर कोवैक्सीन है तो 4 हफ्ते के बाद। कोवैक्सीन है तो 4 हफ्ते है के बाद। 4 हफ्ते के बाद, बिल्कुल। इस बात में बिल्कुल कोई भ्रांति नहीं है और बहुत जरूरी है ये चीजें। डॉक्टर शैलेंद्र जी, आप नया कोई क्वेश्चन लेंगे? जी, 2 प्रश्न है हमारे पास अभी। सुरेंद्र कुमार जी हमारे पास हैं। सुरेंद्र जी अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। सुरेंद्र कुमार जी। मनोज जैन जी हमारे बीच में हैं, अपने को अनम्यूट करें और मनोज जी अपना प्रश्न पूछें। मनोज जैन जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी मैंने नमस्कार। 13 तारीख को कोवैक्सीन लगवाई थी डॉक्टर साहब, और 19 तारीख को मैं पॉजिटिव हो गया था। 19 अप्रैल की बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद मैं ठीक हो गया हूँ। अब मेरे को 5-6 दिन से फीवर आ रहा है, 99, 99.4 ऐसे समथिंग। सुबह उठता हूँ तो नहीं होता, और मेरी आंखों में ये स्वेलिंग सी आ रही है थोड़ी सी। ये तो मैंने डॉक्टर क्या साहब को बताया तो उन्होंने मनोज जी, डाइटोल। आप क्या डायबिटिक हैं? क्या आप नहीं जी, डायबिटिक तो नहीं है? नहीं जी, नहीं जी। और मेरे जी। को उन्होंने कल जो है डाइटोर 5 mg की बोला है 3 दिन लेने को। तो उसको लेने के बाद मेरी हल्की सी स्वेलिंग कम हुई है, और कभी जी कभी मेरा ये आधा सिर दर्द हो जाता है ऐसे ही, माइग्रेन जैसा। डॉक्टर अरविंद जी इनको गाइड कीजिए। डॉक्टर अरविंद आर्य जी। मेरा बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। जी। मैं उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया हूँ। मनोज जी थोड़ा एक बार थोड़ा सा बता दीजिए चलिए, डॉक्टर ऐसा साहब थोड़ा को। समय के अभाव के कारण मैं इनका प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। अरविंद जी को आप दूसरा प्रश्न दीजिएगा। अरविंद जी आप क्षमा करें, मैं इस बात को खत्म करूं? जी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, आपने सुना। जी सर। हाँ मनोज जी, देखिए ये जो बात आपने कही कि आपको थोड़ा हल्का सा सिर में दर्द हो जाता है, आपको थोड़ी सी आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, ये बिल्कुल पोस्ट कोविड के सिम्टम्स हैं। और बहुत सारे लोगों को पैरों पर पंजों पे सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना, हल्का सा बुखार रहना, और आपने स्वयं कहा कि शाम के वक्त होता है। ये शाम के वक्त क्यों होता है? क्योंकि आप दिन में काम करते हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि आपको काम कम से कम करना है, आपको काम के बीच में विश्राम करना है। लेकिन जब आप काम करने लगते हैं या कोई भी काम करने लगता है तो लगातार करते चले जाते हैं, और उसका असर शाम को आपको आने लगता है कि आपको सिर में दर्द हो जाता है, थकान हो जाती है, हल्का सा बुखार होने लगता है। अब आपको उत्तर आपके प्रश्न का मिल गया होगा, वो ये कि आपको दिन में विश्राम करना है, काम उतना करना है जितना कि आपका शरीर थकता नहीं है, रात को आपको बुखार नहीं होता है, आपकी आंखों के नीचे हल्की सी सूजन आ जाना, पंजों में हल्का से सूजन आ जाना किसी गंभीर बीमारी का लक्षण नहीं है। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप चिंता ना करें। मेरे विचार में आपको डाइटोर की गोली लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आपको हल्का सा बुखार है, हल्की सी सूजन है, ये धीरे धीरे स्वयं चली जाएगी। इसके लिए आप डोलो की गोली या नाइस की गोली ले सकते हैं। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है तो आप मेलोसिट की गोली का प्रयोग करने में संकोच ना करें। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप दिन में प्रॉपर विश्राम करें, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज जिनको प्राणायाम बोलते हैं उसका दोबारा से चालू करें। बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदेश भी ज्वाइन किए हुए। मैं उनका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके आने से हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है। डॉक्टर संदेश का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मैं अपनी सेकंड डोज कब लगवाऊं कोवैक्सीन की? जी जी, आप जो है सेकंड डोज कोवैक्सीन की ठीक होने के 4 हफ्ते के बाद लगवा लें। अभी थोड़ा सा अभी आपको सिम्टम्स हल्के हल्के होते हैं, जब आपको लगे आप पूर्णतः स्वस्थ हैं उसके बाद आप 4 हफ्ते के बाद अपनी वैक्सीन लगवा लें। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में डॉक्टर शिव कुमार हैं, शायद वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। अपना प्रश्न पूछें अनम्यूट करके। डॉक्टर शिव कुमार जल्दी से प्रश्न पूछें। अनम्यूट करें डॉक्टर। हाँ जी सर नमस्कार। जी सर मैं पेशे से एडवोकेट हूँ जी। आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर मैं लास्ट ईयर मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था। आवाज कम आ रही, जरा जोर से बोलिएगा प्लीज।
लास्ट ईयर मुझे मैनेज हो गया था सर। जी ये बस तो सर मैं करीबन 1900 mg की दवाइयाँ लेता हूँ टोटल पूरे दिन में। जी डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही। आज कम आ जी रही है थोड़ी आवाज धीमा आ रही है, मगर ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। क्या। तो सर मेरे को मैंने वैक्सीनेशन भी कराया है और मेरे पैरों में स्वेलिंग है कंटिन्यू करीबन 2 महीने से। वैक्सीनेशन नहीं करवाया आपने? हाँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं कराना और कई लोग कहते हैं कराना है, और जहाँ से मेरा इलाज से इलाज चल रहा है वहाँ पे मीटिंग नहीं कर पा रहा मैं। कई बार मेरे साथ दर्द होता है ना, पेन होता है मेरे यहाँ जी पे, तो मैं आपके लिए unconscious हो जाता हमने हूँ। इभास के प्रोफेसर और एचओडी को आपके प्रोग्राम में बुला दिया है। मैं इभास के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्रिटिकल केयर डॉक्टर अरविंद आर्य जी से कहूंगा इनका समाधान आप प्रोग्राम में कीजिए, इनको वहां आने का कष्ट नहीं करना पड़े। डॉक्टर अरविंद जी। देखिए आपको ब्रेन हेमरेज हुए कितने दिन हो गए? 21 मई को हुआ था लास्ट ईयर। 21 मई लास्ट ईयर हुआ था, उसके बाद दवाई कंटिन्यू ले रहे हैं आप? कंटिन्यू ले रहा हूँ सर, लेकिन अच्छा, बीच बीच में मेरे अभी साथ में सिर्फ unconscious आपको हो ये जाता हूँ। क्वेरी है कि आपको वैक्सीन आपने कराना है नहीं कराना है? जी 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 जी। देखिए ऐसा है कि जो भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, यदि एक्यूट फेज में है तो उनको छोड़ करके हमें कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम वैक्सीन ना कराएं। आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन कराएं, वैक्सीन इज वेरी प्रोटेक्टिव। बल्कि यदि आपको इस फेज में कोविड हो जाता है तो हमारे लिए आपको संभालना और मुश्किल होगा। तो आप प्लीज पहले तो वैक्सीन लगवाएं, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो आकर के आप जो पुराने आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ओपीडी चल रही है, आप आकर के एक बार फॉलो अप करें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आकर। सर पैरों में स्वेलिंग भी है मेरे। तो उसका देखना पड़ेगा कि उसकी किस वजह से है आपको। यदि वो कोविड से रिलेटेड नहीं है, वो आप वैक्सीन जरूर करवाएं। सर लास्ट वीक मेरे साथ हुआ, मैं कंटिन्यू 1.5 घंटे अनकॉन्शियस रहा। तो आपको जी दिखाना पड़ेगा इसमें। तो कि जो आप 1.5 घंटे अनकॉन्शियस थे तो आपने दिखाया, फिर आकर के इमरजेंसी में आए थे आप? इमरजेंसी में इसलिए नहीं ले गए, कोविड की वजह से देख रहे नहीं है ढंग से दिक्कत नहीं क्या नहीं, हो रहा है ऐसी मेरे कोई को। नहीं है। हमारे यहाँ पर आराम से आइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे यहाँ कोविड है वो पेशेंट्स अलग हैं, नॉन कोविड अलग हैं। आप आइए इमरजेंसी में कभी। पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप बेहोशी की अवस्था में रहे, ये ठीक नहीं है। हो सकता है आपको कुछ और ऑनसेट रहा हो, आपको स्ट्रोक बढ़ गया हो या रिकरेंट एपिसोड रहा हो। तो आप दोबारा आकर के एक बार अपना कंप्लीट इवैल्यूएशन कराइए। सर पिछले 3 महीने से थायराइड भी बढ़ रहा है मेरा, थायराइड हो गया मुझे। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप आइए कंप्लीट इवैल्यूएशन कराइए। बहुत तो ये बहुत आपको धन्यवाद बाहर में जी। सूचना है, ये जाना थायराइड की वजह पड़ेगा। से भी हो सकती है। जी 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 आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, घर में रह के इन चीजों का इलाज नहीं हो पाएगा। आप जी जितना रिस्क कोविड का बाहर समझ रहे हैं, उससे ज्यादा रिस्क आप घर में ले रहे हैं। इभास के अंदर भी कोविड पेशेंट्स का सेपरेट अरेंजमेंट है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का अलग से है। डॉक्टर साहब खुद वहाँ कार्यरत हैं और आप इमरजेंसी में आके एक बार या फिर ओपीडी में न्यूरोलॉजी के आके अपना फॉलोअप कराइए और उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। शैलेंद्र जी कोई और जी सवाल है? नहीं जी तो मैं फिर अरविंद आज जी को आज हम यहाँ guidance पर करूंगा। आज हम यहाँ पर प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर हरीश एक गुप्ता जी से मिनट, अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर जी हरीश गुप्ता जी, डॉक्टर संदेश गुप्ता हैं क्या सर? हैं सर डॉक्टर नमस्कार संदेश सर। गुप्ता जी? सर नमस्कार सर। संदेश जी आपका बहुत डॉक्टर बहुत संदेश स्वागत गुप्ता है। सर नमस्कार सर। सर सबको नमस्कार सर। डॉक्टर संदेश गुप्ता सर को मेरा एक ही है कि काफी पेशेंट्स हम आजकल दे रहे हैं, मेरे पास कंप्लेंट्स भी आ रही हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलरली उनको अर्टिकेरिया बहुत कॉमन है, या फिर हाँ, उनको स्किन में जो है लाइकन प्लेनस या दूसरी चीजें उनको काफी डेवलप कर रही हैं। सर आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं? लोगों को हमारी काफी जानकारी बढ़ेगी कि लोगों को खुजली की शिकायत है, अर्टिकेरिया काफी ज्यादा हो रहा है पोस्ट कोविड सिंड्रोम में। यस सर। सर जब से लास्ट की सेकंड वेव आई है, इसमें अर्टिकेरिया के चांसेस बढ़ गए हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है पेशेंट्स की। तो ओल्ड पेशेंट थे अर्टिकेरिया के, जिनको पहले है ना एक्यूट और क्रोनिक अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती थी बार बार, उनकी कंडीशन बढ़ गई है। दूसरी बात, एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक सिंपल एलर्जी की प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली ज्यादा बढ़ गई है। तो इसमें हम सिंपल अर्टिकेरिया वाले इलाज देंगे, एलिग्राम टैबलेट ही दे सकते हैं। और साथ में सर ड्राइनेस और एलर्जी की बात जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में आती है, उसके लिए हम कोई भी एक मॉइस्चराइजर में कैंडिड बी क्रीम मिलाकर
है, क्योंकि कैंडिड बी क्रीम एक स्टेरॉइड होता है, तो इसको हम एक सिंपल 50 ग्राम डाइल्यूएंट क्रीम में मिला के इसको पेस्ट बना के पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो रखें और सुबह शाम जहां जहां भी एलर्जी होती है वहां लगा लें इसको। इसमें डेफिनेटली सर केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं और जो एलिग्रा टैबलेट है ये काम कर जाएगी बस 10 डेज के लिए। तो 10 डेज भी अगर हम देते हैं तो ये मोटा सर। जी धन्यवाद बहुत सर। बहुत मेरा धन्यवाद। मेरा डॉक्टर साहब से काफी अनुरोध रहेगा कि लाभदायक इस जानकारी को डॉक्टर हरीश गुप्ता जी दोबारा बताएं, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं थी हमारे व्यूअर्स को। जी देखिए, जिन भी पेशेंट्स को खारिश की जी आर्टिक्रिया हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जी अगर प्रॉब्लम है, हमने अक्सर देखा है, बहुत अच्छी बात है कि आज डॉक्टर संदेश हमारे प्रोग्राम में आए। एलेग्रा टैबलेट आती है 180 मिलीग्राम, उसको डॉक्टर साहब ने बोला अगर हम 10 दिन तक लेंगे तो ये कम हो जाएगी। और दूसरा जो मॉइस्चराइजर है उसके साथ कैंडिड क्रीम, अगर कैंडिड डॉक्टर साहब कैंडिड बी के लिए बोल रहे हैं, प्लेन कैंडिड? कैंडिड बी सर, है ना, स्टेरॉइड के साथ कैंडिड बी मैं को बता सकता हूँ। अगर स्टेरॉइड के साथ 50 ml के साथ कैंडिड बी क्रीम को मिक्स करके आर्टिकेरिया के एरिया पे लगाएंगे तो उससे और भी ज्यादा फायदा होगा। तो आज ये जानकारी हमें बहुत अच्छी मिल गई। और बस डॉक्टर अरविंद आर्या, आपसे बस एक सवाल, आप इभास के अंदर आजकल किस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ज्यादा देख रहे हैं, और एक कैरी होम मैसेज आज हमारे श्रोताओं को आप क्या देंगे कि जिससे उनको ये साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं ये कम से कम रहें? एक तो मैं सभी को लोगों को बताना चाहूंगा कि इभास में हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन सेंटर बनाया हुआ है। इस तरह के पेशेंट जिनको कोविड में कोई भी समस्या आ रही है तो वो टेलीफोन के माध्यम से भी और यहाँ आकर के भी अलग से हमारा एक काउंसलिंग सेंटर है। कोई भी समस्या है उसको आप बता सकते हैं, उसका समाधान आपको तुरंत मिलेगा। हमारे यहाँ पूरी काउंसलिंग की टीम है। जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोसिस या दूसरी तरह की कोई भी समस्याएं आ रही हैं परिवार में अवसाद या किसी भी वजह से, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक मौका है कि वो आए हमारे यहाँ पर और लोगों से बातचीत करें। दूसरा जो है, यदि वो नहीं भी आ सकते हैं तो टेलीफोन के माध्यम से भी वो सुविधाएं का लाभ ले सकते हैं। तीसरा जो हमें इसमें मेनली ये ध्यान देने वाली बात है कि जो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स है कि न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक जिनको प्रॉब्लम्स है उनको वैक्सीनेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो हमेशा मेरा सब लोगों का यही मानना है, हमारे जो न्यूरो साइंस के सभी डॉक्टर्स का, यदि एक्यूट फेज में नहीं है तो सभी वैक्सीन कराएं, सभी सावधानी बरतें और अपनी बीमारी को इग्नोर ना करें। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने बहुत सारे मरीज पिछले 1.5 साल में देखे हैं जो कि जिनको प्रूवन कोविड नहीं है लेकिन वो आइसोलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सीधा स्ट्रोक है, मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, दिमागी बुखार है, पैरों में उनको दूसरी दिशा पेरिफेरल न्यूरॉन डिसीज है, और हमें जब हमने डायग्नोज किया तो वो पता लगा कि वो कोविड की वजह से है। तो कोविड की वजह से बहुत अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यदि ऐसी कोई भी समस्या आती है तो मान के चलें कि ये कोविड भी हो सकता है और उसका तुरंत ही जांच कराएं। और हमारे यहाँ पूरी सुविधा है, अलग से हमारे यहाँ 20 बेड का आईसीयू है, हमने 40 बेड का अलग से न्यूरो साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए अलग से रख रखा है। पूरी सारी सुविधा है पेशेंट्स को लाभ के लिए। बहुत अच्छा है ये, हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है कि हमारी अपने एरिया के अंदर ही इतना बड़ा ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, और यहाँ सभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पहले न्यूरो की प्रॉब्लम्स के लिए जीबी पंच जाना पड़ता था, लेकिन अब न्यूरोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट इभास के अंदर काम कर रहा है। और डॉक्टर साहब हर तरह से अपने सब पेशेंट्स की, हमारे सब कार्यकर्ताओं की और चौपाल के लोगों का विशेषकर बहुत ध्यान रखते हैं। तो अगर किसी को भी ऐसी कोई समस्या है तो वो इभास में करें। वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स और नॉन कोविड पेशेंट बिल्कुल अलग हैं, और अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है तो वहाँ आपको बहुत अच्छा इलाज मिल पाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शैलेंद्र जी, प्रोग्राम जी अभी डॉक्टर अरविंद आर्या जी ने एक बात कही थी कि कोई फोन नंबर भी है हेल्प के लिए, अगर वो बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, जो हेल्पलाइन नंबर वो इसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। मेरे पास मुझे याद नहीं है, मैं उसका जी, हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको मैसेज कर दूं, अगले प्रोग्राम में हम उसको शेयर कर लेंगे। जी जी जी, काइंडली डॉक्टर एसके गुप्ता, कोई कैरी होम मैसेज बिफोर वी फिनिश द प्रोग्राम? कैरी होम मैसेज आज के ज़माने में एक ही है, नेगेटिविटी से बचें, अपने घर में भगवान का नाम लें, शत्रु अदृश्य है, अपने आप को भी अदृश्य करने का प्रयत्न करें जितना हो सके उतना अधिक, बहुत ज़रूरी पड़ने पर ही बाहर निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें,
और डबल मास्क का प्रयोग करें, दूसरों से 2 गज की दूरी बना करके रखें और जहां भी आवश्यकता हो सैनिटाइजर का प्रयोग करें या साबुन पानी से हाथ धोएं। नेगेटिव न्यूज देखने से बचें और घर में रह करके जितना अधिक व्यायाम हो सकता है उतना करने का प्रयत्न करें। सबके स्वास्थ्य की कामना करें। हाँ, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप सहायता अवश्य मांगें। और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हाँ, और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं उनको वैक्सीनेशन करने के लिए प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा सर, यदि अनुमति दें, कि वो लोगों में अधिकतर जो है वो इग्नोरेंस है एक्सेप्टेंस की। यदि किसी भी व्यक्ति को यदि बुखार रहता है, यदि उसको हेडेक है, दूसरे सिम्टम्स हैं, उसको कफ है, उसको इग्नोर नहीं करना है। अधिकतर लोग ये सोचते रहते हैं कि मैंने ठंडा खा लिया था, खट्टा खा लिया था, दूसरी वजह से कर ली थी, इस वजह से हो गया, या गर्मी सर्दी लग गई। नहीं, और इस समय में वो जो इम्पोर्टेंट समय होता है 5-6 दिन का, उसको इग्नोर कर देते हैं सिम्टम्स को। बाद में जब उनकी ऑक्सीजन गिरने लग जाती है, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तब वो अस्पतालों की तरफ भागते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रथा है। आदमी को तुरंत इग्नोर नहीं करना है, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें जैसे भी आपको शुरुआती लक्षण हो। और एक आखिरी जो हमारा राय है कि लॉकडाउन खुलने पे सरकार का लॉकडाउन खुल सकता है, लेकिन आप स्वयं का लॉकडाउन अगले आने वाले अभी 1-2 सप्ताह और रखें। एकदम लॉकडाउन के बाद बाहर ना निकलें। हम चाहते हैं कि जो संक्रमण दिल्ली में बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुआ है वो कंट्रोल में रहे। तो स्वतः अपना सेल्फ लॉकडाउन अभी कुछ दिन और इम्पोज करके रहें और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अपने पूरे पैनल का अगेन बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर अक्षिता बहुगुणा जी हैं जो चौपाल की कोर टीम की कार्यकर्ता भी हैं, एचआरडी मंत्रालय में एडवाइजर हैं और रोज हमसे जुड़ रही हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर अक्षिता बहुगुणा जी। डॉक्टर शैलेंद्र गौड़, धन्यवाद इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। एंड इट्स अ प्रिविलेज कि मुझे ये मौका मिला है कि आज का धन्यवाद प्रस्ताव मुझे देना है। श्री सुनील वैश्वनाथ देवदार जी का धन्यवाद, जिन्होंने जो नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। उन्होंने अपने भाषण में बोला कि हाँ, साइकोलॉजिकल भी थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो आई मस्ट से कि रोज़ जो हम लोग जुड़ रहे हैं और जो डॉक्टर्स हमसे बात कर रहे हैं, तो एक बार उनसे बात करने से ही एक काउंसलिंग हमारी हो जाती है, एक संतुष्टि मिलती है। मैंने तो खुद भी पेशेंट बन के बात करी है एक बार, और जितनी संतुष्टि हुई और आराम मिला, मैं तो खुद भुक्तभोगी कह सकती हूँ। डॉक्टर हरीश गुप्ता, आप बहुत ही वंडरफुली इसको लीड कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप एक सामान्य भाषा में हम लोगों को समझाते हैं और लोगों को समझा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपकी वजह से बहुत लोग हैं जिनकी जान भी बची है इस कोरोना पीरियड में। शायद आप उनसे पर्सनली नहीं मिले, लेकिन ऑनलाइन जो आपने किया है, और बहुतों की साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस भी बहुत कम हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एसके गुप्ता, आज आपका बहुत अच्छा ज्ञान हमें मिला, और आपने जो बातें बोली वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरविंद आर्य, आपके नॉलेज के लिए और आपके एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और आपने जिस तरीके से हमें प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में डॉक्टर शैलेंद्र गौड़, आपका धन्यवाद, और भाई जितेंद्र महाजन जी का भी धन्यवाद, जो हमारे विधायक हैं और जो निर्देशक हैं चौपाल के, और जिनकी प्रेरणा से हम इस अच्छे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी आशा है हम इसे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम रोजाना शाम को 7 बजे हम लोग कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस प्रोग्राम के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम और बहुत सारे कोरोना से रिलेटेड प्रश्न लोगों के ले सकें, उनकी सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक सहगल जी से अनुरोध करूंगा कि वो कल्याण मंत्र बोलें। कल्याण मंत्र बोलें दीपक जी। आज की महत्वपूर्ण वाले प्रोग्राम का हार्दिक धन्यवाद। मैं कल्याण लोगों से निवेदन है कि अपने माइक ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत धन्यवाद।